तो सबसे पहले तो उस नटराज को नमन, जिन्होंने हमें ये कला सौंपी और हम जिसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात, अपने विचार कह पाते हैं, वो कला, उन्हें नमन करने के लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। उसके बाद पिछले 5 दिनों से मेरे अग्रजों ने, मेरे वरिष्ठों ने जो भी बातें कही, उन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं नीलू दादा, मतलब उनके बिना बनारस रंगमंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको बहुत बहुत प्रणाम। चरण स्पर्श दादा। उसके बाद आचार्य जी गुरु हैं, उनके साथ ही रंगमंच, उनकी उंगली पकड़ के चलना शुरू किया और सीखा, अभी भी सीख रहे हैं। गौतम दादा, अनूप भैया और सलीम राजा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस मंच पे अब मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ। तो आइए पहले 1990 से 2000 में पूरे देश में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, क्योंकि रंगमंच समाज का आईना है। तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो दशक कैसा था। तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और उसके बाद नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए, जिसने भारत पर बहुत बड़ा असर डाला। वो दशक बड़ा डिफाइनिंग दशक था। 93-94 में बुरी घटनाएं भी हुई। सूरत में प्लेग आया, लातूर में अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा, 1996 में हवाला केस जैन आया और 97 में बहुत बड़ी घटना हुई। देश ने आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई, एक माइलस्टोन दिन, जहां पर देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह हमने मनाई। 1998 में देश न्यूक्लियर पावर बना। 99 में कारगिल की लड़ाई हुई और ऑपरेशन विजय हुआ। इन सब के बीच में मैं आपको 5 फिल्में बताता हूं जो इस पूरे दशक में रही। उससे आपको अंदाज लगेगा कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। हम बहुत पुराने इतिहास को नहीं ढूंढ रहे हैं, साक्ष्य मिलते हैं, लोग अभी भी रंगमंच कर रहे हैं जो उस दौर में कर रहे थे। तो वो 5 फिल्में थी, DDLJ, बॉर्डर, अंदाज अपना अपना, जो जीता वही सिकंदर, दामिनी, बाजीगर, सत्या, ये सारी फिल्में उस दौर में आई। तो आप अंदाज लगा सकते हैं उस दौर में सिनेमा क्या बोल रहा था। और अब हम बात करेंगे रंगमंच क्या बोल रहा था। इन सारी चीजों के बीच में एक बड़ी घटना हुई। 1992 में केबल टीवी इस देश में आया। दूरदर्शन आ चुका था। 80 का दशक में रंगमंच दूरदर्शन से लड़ाई कर रहा था। 1992 में केबल के आने के बाद तो जैसे बाढ़ आ गई, चैनल्स आने लगे और रंगमंच के लिए अलग ही तरीके की चुनौती आई। तो इस पूरे दशक में वो चुनौती दिख रही है। अगर हम एक शब्द में रंगमंच को डिफाइन करना चाहें 90 से 2000 के, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेचैनी। रंगकर्मियों में एक बेचैनी थी, क्योंकि चीज़ें बदल रही थी। मोबाइल फ़ोन आ रहा था और कम्युनिकेशन के साधन बदलते जा रहे थे। तो वो पूरा दशक एक अलग तरीके से चला। तो मैंने कोशिश की है कि 1990 से 2000 की यात्रा को A to Z में पिरोया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर कर सकूं। कहीं कहीं मैं 1990 और 2000 के आगे पीछे भागा हूं, वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये असल में मेरी भी यात्रा है, क्योंकि यही वो दशक है जब मैंने असली रंगमंच का स्वाद चखा। मैं 3 साल की उम्र में मंच पे आ गया था, लेकिन 1992 में पहली बार ढंग से नाटक करना शुरू किया और उसके बाद तो बेताल पीठ पे सवार हो गया। तो मेरी कहानी भी थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो A to Z मैं ये इस पूरी घटना को बोल रहा हूँ, क्योंकि A to Z में ही हम पूरे इस दशक को देखेंगे। तो A से शुरू करते हैं। A 1990 से 2000 में अमर सुभाष। ये जो A to Z है या A to Z है, वो किसी नाटक का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एक विधा का नाम हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस नाटक या उस विधा या उस व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके बहाने हम काशी रंगमंच के, बनारस रंगमंच के कुछ और पहलुओं को, कुछ और बातों को जोड़ने की कोशिश करेंगे आज यहाँ पर। तो A यानी अमर सुभाष, और इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमर सुभाष 7 अप्रैल 1996 को बंगीय समाज के आयोजन में संस्कार भारती ने यह नाटक प्रस्तुत किया और यह हुआ था नई सड़क में सनातन धर्म इंटर कॉलेज में। बैकड्रॉप में कॉलेज का पुराना भवन था, उस समय लाल ईंटों का बना हुआ था। अभी कैसा है मुझे नहीं पता, बट वो किले का रूप था और सुभाष चंद्र बोस की शताब्दी थी जिसमें यह नाटक संस्कार भारती ने तैयार किया। PG दादा का निर्देशन था। स्वनामधन्य अतुलित
निर्देशक, कलाकार, और उसमें भाग ले रहे थे राजेश सिंह, जिन्होंने राजेश तोमर अभी जिन्हें हम जानते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। उसके अलावा सुशील सिंह जी, जसवीर सिंह राडे, पार्थो चक्रवर्ती, राधे श्याम गिरी, दिनेश श्रीवास्तव, यासीन खान, परितोष भट्टाचार्य, प्रमोद पाठक, अमलेश श्रीवास्तव, अनूप अग्रवाल, मोनिका अग्निहोत्री, रेणुश्री इत्यादि इसमें भाग ले रहे थे। और एक साल बाद 24 और 25 मई 1997 में एक बार पुनः ये नाटक मंचित हुआ, और इस बार हुआ सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में, भेलूपुर। वहाँ भी उस तरह का ही पुराना किले का माहौल, और वो ओपन एयर में ये नाटक हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक पात्र बदल गया था, सूत्रधार के रूप में विजय बहल आए थे, बाकी सारे कलाकार वही थे। तो मैं इसकी बात कर क्यों रहा, मैंने ए फॉर क्यों अमर सुभाष कहा, ये इसके ब्रोशर और कुछ चित्र हैं, लेकिन हम बात इससे बड़ी थोड़ी करना चाहते हैं। अमर सुभाष इसलिए कहा कि ये दोनों नाटक नागरी नाटक मंडली में या मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह में मंचित नहीं हुए थे। और रंगशाला का रोना बनारस में बहुत पुराना है। हर रंगकर्मी कहता है नाटक करे कहाँ, जगह नहीं है, नागरी मिलती नहीं, नागरी में दिक्कत आती है, जो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। रंगशाला का रोना हर कलाकार रोता है। 1968 में नागरी नाटक मंडली का प्रेक्षागृह बना, पहले सिर्फ मंच था, उसके बाद प्रेक्षागृह बना। 7 से 13 दिसंबर 1968 में उद्घाटन समारोह हुआ, लेकिन वो उसमें कुर्सियाँ वगैरह नहीं लगी थी। 4 साल लगे उसको पूरी तरह सुसज्जित होने में, कुर्सियाँ, फैन, और आज जो नागरी का स्वरूप देखते हैं आप प्रेक्षागृह का, वो 1972 में बना। और फिर से 2, 3 और 4 जनवरी 1972 को श्रेणी विजयानंद नाटक के साथ रंगशाला का उद्घाटन हुआ। लेकिन 72 से पहले भी नाटक तो होते ही थे, तो हम ये रोना क्यों रोएं कि रंगशाला उपलब्ध नहीं है। पहले नाटक होते थे विश्वाराध्य थिएटर गदौलिया, जो जिसका कोई चिन्ह नहीं है, गदौलिया में था, ये पता है, बहुत नाटक हुए वहाँ, बड़े बड़े कलाकार आए, लेकिन वो उसका अभी कोई चिन्ह नहीं है। इसके अलावा विश्वेश्वर थिएटर, दीपक टॉकीज जो अब शाहपुरी मॉल है, वहाँ पर बहुत सारे नाटक होते थे। रामेश्वर थिएटर जो राधा चित्र मंदिर बुलानाला नीची बाग और मैदागिन के बीच की जगह है, वहाँ पर नाटक होते थे। टाउन हॉल में नाटक होते थे, चित्रा और प्रकाश टॉकीज के हॉल में, हरिश्चंद्र कॉलेज में, सेंट्रल हिंदू स्कूल के सरगा हॉल में, बीएचयू में, संस्कृत महाविद्यालय के हॉल में, जयनारायण कॉलेज, सनातन धर्म के हॉल में, और कल जैसा नारायण द्रविड़ जी ने बताया, बाबा कीनाराम स्थल जो अभी जहाँ है, वहाँ श्रीनाट्यम 50 साल पहले नाटक किया करता था, वो मैदान था और वहाँ भी नाटक होता था। तो कुल मिलाकर रंगशालाओं की कमी बनारस में नहीं है। अगर हम अमर सुभाष का उदाहरण लें तो बनारस में बहुत अच्छे से कहीं भी नाटक किया जा सकता है, और वो हमें करना चाहिए। रंगशाला का रोना बंद कर देने का समय है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 2वें अध्याय में 3 प्रकार के प्रेक्षागृह का विधान किया है, विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र, यानी आयताकार, वर्गाकार और तिकोना। अब अगर जरा हम बनारस के घाटों को देखें, इससे बड़ी रंगशाला तो मेरे ख्याल से कहीं है ही नहीं। बनारस के घाट अपने आप में एक रंगशाला है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। मैं भी जब था मैंने भी नहीं किया। आज मेरे मन में कुछ परिकल्पना है, लेकिन अभी अवसर नहीं बन रहा। तो कुल मिला के बनारस के घाट के अलावा भी हमें जिस प्रकार, मैं नहीं कह रहा सभी नाटक बनारस के घाटों पर होने चाहिए, मगर नाटक करने की जगह खोजनी होगी। अभी तो को रूम थिएटर अभी शुरू हुआ है, प्रतिमा जी ने किया है, विभा रानी जी का आयोजन मुंबई से। रूम थिएटर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन करें। मैं मुंबई में पिछले 4 साल में मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं, पृथ्वी थिएटर से लेकर शिवाजी नाट्य मंदिर तक किया है। ऐसी भी जगह किया है जहाँ कुल 10 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ कोई भी नाटक के जगह के लिए बात नहीं करता, अलग अलग तरीके से नाटक करते रहते हैं। और मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ उस मंच के प्रति पूरे सम्मान के साथ जिसने मुझे बनाया है, नागरी नाटक मंडली का मंच। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान रंग परिदृश्य में मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह अप्रासंगिक है। ये 1000 लोगों के हॉल में नाटक करने का समय गया। 1990 में जो समय था वो अब नहीं है। हमें काश एक 200 लोगों का एक प्रेक्षागृह बनारस में होता। नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें नाटक करते रहने देना चाहिए, क्योंकि नाटक तो चलने रहना चाहिए, नाटक रुकना नहीं चाहिए। तो ये था ए। थोड़ा समय लगेगा, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक बातें 1990 और 2000 के दशक की बता सकूँ। तो बी यानी बाल रंगमंच। तो अगर 1990 और 2000 के बीच में सबसे बड़ी बात कुछ हुई तो बनारस में बाल रंगमंच एक आंदोलन की तरह सामने आया, और यही वो दशक है जब जाकर बाल रंगमंच शुरू हुआ। जब अभिनय ज्योति ने और कला प्रकाश ने 1990 की गर्मी की छुट्टियों में बाल रंग शिविर शुरू किए, कार्यशालाएं शुरू की, तो एक नई सोच और ऊर्जा लेकर पूरा रंगमंच आया। और पूरे दशक में इन दोनों संस्थाओं ने, जो बाद में कला प्रकाश बाल रंग मंडल बना, गर्मी की छुट्टियों में
पूरे 10 साल तक हर साल कार्यशालाएं की और सैकड़ों रंगकर्मी इससे निकले। और पूरे दशक में इतने ज़्यादा कलाकारों और साथ में साथ दर्शकों की भी एक नई खेप तैयार होती रही है। 1990 की अभिनय ज्योति कार्यशाला का चित्र है। एक चित्र में अनूप मोतीलाल दादा मेकअप सिखा रहे हैं। भूलेंद्र शर्मा जी नीचे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। ऊपर एक नाटक है जिसमें मराठी नाटक हमने किया था और अभिनय ज्योति के कुछ ब्रोशर्स हैं। तो अभिनय ज्योति की कार्यशाला से बहुत से कलाकार निकले। सौरभ शुक्ल, हेमांग अग्रवाल, सौमित्र शुक्ल, स्निग्धा जोशी, सारिका नेने, अनुजा टोपले, तनुजा टोपले, रूपा तिवारी, वैभव अग्रवाल, ये सारे कलाकार आए और बाद में उन्होंने बहुत नाटक किया। उसी तरह कला प्रकाश और बाल रंग मंडल से मनोज मल्लिक, मनोज विश्वकर्मा, कुतुब, परवेज, अरविंद गुप्ता और न जाने कितने कलाकार हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम संस्कार भारती की बात करें तो इस समय जो दो लोग इसके कर्णधार हैं, सुमित बाल रंग मंडल की कार्यशाला में थे और अर्पित अभिनय ज्योति के बाल रंग शिविर से आए। ये जो आप राजा की भूमिका में देख रहे हैं वो अर्पित शिदोरे ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस समय जो बीज बोया गया वो आज एक वृक्ष बना है और इस समय जितने लोग रंगमंच कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उस समय बाल रंगमंच के नाम पर नागरिक अंतर विद्यालयी नाट्य प्रतियोगिता बहुत ही अद्भुत आयोजन था। मुझे याद है खुद 2 बजे दोपहर में नाटक शुरू होते थे और हॉल खचाखच भरा होता था। बड़े बड़े निर्देशक काशी रंगमंच के बच्चों के नाटक करा रहे थे और मतलब निर्णायकों पर ज़बरदस्त दबाव होता था कि किसको जिताएं, क्योंकि क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी और स्कूल्स जो हैं वो ये ट्रॉफी जीतने के लिए जान लगा देते थे। 1 रुपये का टिकट होता था उसका और वो भी ब्लैक होता था। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के नाटक देखने के लिए पूरे के पूरे स्कूल के अभिभावक और उसके अलावा रंग दर्शक, रंग प्रेमी, ये सारे लोग आते थे और वहाँ पर ये नाटक देखते थे। अगर नागरिक नाटक मंडली या कोई भी और संस्था ये शुरू करा पाए फिर से तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अभिनय ज्योति के 90 से लेकर 2000 तक के बाल रंग शिविर के हर साल का लेखा जोखा मेरे पास है। उन बाल रंग शिविरों में अनूप अग्रवाल, अशोक चक्रवाल, संध्या गुप्ता, दिलीप सिंह, और 1993 में मैं जुड़ा और 94 से मैं बाल रंग शिविर में लग गया। इन लोगों ने काम किया था और कला प्रकाश और बाल रंग मंडल की ओर से नीलू दादा, उन्होंने बच्चों के लिए बनारस रंगमंच पर जो काम किए ना वो अद्भुत हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सुरजीत दादा, सुरजीत चटर्जी, राजेश्वर त्रिपाठी, बहुत काम किया उन्होंने। CL घराना, सलीम राजा जी ने जो काम किया वो अभी तक करते ही चले आ रहे हैं। तो अभिनय ज्योति ने 1998 में, जैसा मैंने बताया, आज़ादी की 50वीं सालगिरह थी तो बहुभाषी नाट्य समारोह किया। 20 और 21 जून को 10 भाषाओं में, संस्कृत, भोजपुरी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी और ये 9 भाषाओं में नाटक बच्चों से कराए बाल रंग शिविर में। प्रशिक्षकों में डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी, डॉक्टर कपिल देव पांडे जी, श्री नीलकमल चैटर्जी जी, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी और डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी थे। और पर्यवेक्षकों में अमिताभ भट्टाचार्य जी, आगा इमरान कश्मीरी, भोलेंद्र शर्मा, गोपाल गुर्जर, डॉक्टर नीपू जोशी, नारायण द्रविड़, रमेश कृष्ण नागर, राम पदारथ राय और विलास भावे। तो कुल मिला के बनारस का कोई रंगकर्मी नहीं था जो इस शिविर से नहीं जुड़ा था। अद्भुत नाटक हुए थे छोटे छोटे बच्चों ने। तमिल में भी हमने बनारस में नाटक करके दिखाया। नाम था पिल्लयन पंदाट्टम तगप्पनी तिंदाट्टम। मुझे अभी तक याद है क्योंकि तमिल में नाटक और दर्शकों ने उसका मज़ा लिया, उसको समझा। तो इस पूरी कहानी में बाल रंगमंच की अगर हम बात करें तो एक नाम मैं और लेना चाहूँगा जिनका नाम बहुत ही बड़ा है, डॉक्टर श्री प्रसाद। उन्होंने बच्चों के नाटक लिखे और मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो कृपया बताइएगा, क्योंकि मुझे इसमें समझ में नहीं आता है वन वे कम्युनिकेशन में कि कितनी बातें करनी है। अभी हम B पे पहुँचे हैं, Z तक जाना है, लंबा सफ़र है, आराम से हम लोग बात करेंगे आज। तो अब हम C पर आते हैं। बाल रंगमंच हो गया 1990 से 2000 के दशक में बाल रंगमंच ने अद्भुत काम किया था। अब C पर आते हैं और C के लिए मैंने चुना है चिंगारी, जो कि 1997 में सनबीम इंग्लिश स्कूल ने मंचित किया था भगवानपुर के अपने कैंपस में। मैं इस नाटक की बात क्यों कर रहा हूँ ये अभी मैं बाद में बताऊँगा। ये भी रंगमंच का एक हिस्सा है, एक बड़ी प्रस्तुति जिसने जो कि नागरी के बाहर हुई। मैं बार बार नागरी के बाहर के नाटकों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 600 बच्चों के लिए जो 60 फीट का मंच बना, यहाँ पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो 600 बच्चों को एक साथ मंच पर लाया गया था इस नाटक में। और मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार फिर से ये नागरी के बाहर का नाटक है, मंच पे मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह में नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय का आलेख 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित चिंगारी नाटक, 600 बच्चे एक साथ मंच पर, निर्देशन रतिशंकर त्रिपाठी जी। और उसमें जो आवाज़ें, लाइट एंड साउंड था, तो बनारस के सभी रंगकर्मियों की आवाज़ का प्रयोग हो रहा था।
राघवेंद्र कौशिक जी, गोपाल गुर्जर जी, सुमन पाठक, विजय बहल, अनूप अरोड़ा, दीपक मधोक, उन्होंने भी भूमिका की थी इसमें, जसबीर राडे, यासीन खान। और पूरे बैक स्टेज में अनूप अरोड़ा जी का बहुत बड़ा रोल था, राजेश्वर त्रिपाठी, परितोष भट्टाचार्य, लाइट्स शैलेंद्र कुमार और स्टेज कानू बाबू डेकोरेटर। और उसके अलावा गीत लेखन और गायन में दीपक मधोक जी भी थे। तो उनका भी रंगमंच से संबंध मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू हुआ। तो ये अद्भुत प्रस्तुति थी और इसकी बात होनी चाहिए। इसके बाद 2002 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया। डालिम सुरोहनिया ने देखो हमरी काशी के नाम से एक और बड़ा मंचन किया, जिसमें 750 बच्चों ने भाग लिया। आलेख फिर से डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय का था। उपाध्याय जी को बहुत प्रणाम कि उन्होंने वो लिखा। राजेश्वर त्रिपाठी और मैंने इसका निर्देशन किया था। 2 भाग बनाया गया था और एक भाग राजेश्वर भैया के पास था, एक मेरे पास। लेकिन इसको पूरे भाग में पिरोया था फिर से रतिशंकर त्रिपाठी जी और सुमन पाठक जी ने। और बनारस के सारे रंगकर्मियों की आवाज़ का इसमें भी उपयोग किया गया था। ये 2000 बात हो रही है तो इसकी बात कर लें। 2003 में फिर से डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी से बोलकर एक बड़ा अद्भुत आलेख तैयार किया गया था। उसका नाम था संगीत सम्राट तानसेन। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने पूरी कर ली थी। और अगर वो होता तो हमारा सौभाग्य होता कि 1973 के बाद परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी की आवाज़ और अभिनय हमें सुनने को मिलता। शायद मंच पर कोई और बच्चा करता, बट आवाज़ उनकी थी, क्योंकि तानसेन के गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे और उन्होंने ही तानसेन की भूमिका भी पढ़ी थी। इसके अलावा ऋत्विक सान्याल जी थे, पशुपतिनाथ मिश्रा जी और देवाशीष डे जी। देवाशीष डे से शायद मैंने बैजू बावरा की आवाज़ रिकॉर्ड कराई थी, जहाँ तक मुझे याद है। और वो गाने रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अज्ञात कारणों से इसका मंचन नहीं हो पाया। रिकॉर्डिंग अभी भी शायद कहीं हो। तो खैर 1974 में हैवदन इससे पहले किया था डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी ने। हमारे भाग्य में नहीं था कि हम वो देख पाते। तो ये हो गई बात सी तक की। अभी तक अगर हम सही चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब हम डी की ओर बढ़ते हैं। और डी है देहांतर। देहांतर आकाशवाणी का नाटक था। तो अब हम इसी बहाने 1990 से 2000 के बीच में आकाशवाणी की कुछ बात कर लेते हैं। रेडियो नाटक भी रंगमंच का हिस्सा है, तो मुझे लगता है इसके बारे में बात करना भी रोचक रहेगा। तो 23 जुलाई 1927 में मुंबई केंद्र में आकाशवाणी शुरू हुई और प्रसारण शुरू हुआ। ये पूरा जो मैं आकाशवाणी बोल रहा हूँ गुरुदेव नरेंद्र आचार्य जी के एक आलेख से मैंने लिया हुआ है। तो 23 जुलाई 1927 को मुंबई केंद्र की स्थापना हुई और प्रसारण शुरू हुआ। 1 महीने बाद कोलकाता केंद्र की स्थापना हुई और कोलकाता ने सबसे पहले साप्ताहिक नाटक शुरू किए जनवरी 1928 में। ये बेसिकली मंच नाटक थे, 3 घंटे के पूरे और लाइव होते थे रेडियो पर, आप सोचिए। लेकिन पहला हिंदी नाटक रेडियो पर हुआ 13 नवंबर 1936 को दिल्ली केंद्र से राज नारायण मेहरा का लिखा हुआ नल दमयंती। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आचार्य चतुर्सेन का लिखा राधा कृष्ण पहला रेडियो नाटक था। खैर अभी बनारस की ओर वापस आते हैं, इतिहास हो गया। इलाहाबाद केंद्र से नाटक बनारस में आते थे पहले। उसमें मुंशी इतवारी लाल, विनोद रस्तोगी जी, गुरुदेव उनका नाटक था, वो चलता था। तो वहाँ वही आते थे। सारनाथ में छोटा स्टूडियो था 1978 तक और वहाँ धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुए, बट नाटक नहीं होते थे। नाटक इलाहाबाद से रिकॉर्ड होते थे। बनारस के लोग इलाहाबाद जाकर रिकॉर्ड करते थे। 78 में युवाणी शुरू हुई। घनश्याम शर्मा जी उसके अधिशासी थे, बाद में वो केंद्र निदेशक भी बने। एक दिन एक युवा दिनेश भारती नाम का उनके पास एक कहानी लेकर आया। शर्मा जी को लगा ये कहानी तो बड़ा अच्छा नाटक बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाटक लिखो, हम युवाणी में करेंगे। तो भारती जी ने उस पर नाटक लिख दिया और उस नाटक के साथ बनारस से आकाशवाणी के नाटक का जन्म हुआ। और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही अद्भुत लेखक का जन्म हुआ, दिनेश भारती, जिन्होंने अगले कुछ सालों तक बनारस को नाटक लिख कर दिया। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। 1978 में युवाणी से प्रसारित होने वाला वो पहला नाटक था। और 1984 में महमूदगंज में स्टूडियो बन गया। तो वाराणसी से विधिवत नाटक शुरू हो गए। लिखने वाले आए। राजशेखर जी ने बहुत सारे नाटक लिखे, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय, प्रतिमा वर्मा, नंदिता शर्मा, विनोद कुमार गौतम, भोलेंद्र शर्मा, नीलकमल चैटर्जी, अशोक सिंह जी जैसे लोगों ने नाटक लिखे। अब देहांतर की बात। देहांतर क्या, 1991 से इसका क्या मतलब है? तो 1991 में आकाशवाणी हर साल क्या होते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों की प्रतियोगिता आयोजित करती है और उसमें पुरस्कार देती है। 1991 में बनारस केंद्र के नाटक देहांतर को सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार मिला था। लेखक डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य। महाभारत के ययाति पूर्व आख्यान पर आधारित ये नाटक था। भाग लेने वाले कलाकार गोपाल गुर्जर, राघवेंद्र कौशिक, मीरा गुप्ता, सुमन पाठक, नंदिनी मेहता जो देख रही हैं, और प्रस्तुति थी नरेंद्र आचार्य जी की। तो इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार मिला देहांतर।
ये वहाँ से ये प्रथा शुरू हुई। और आकाशवाणी में एक से एक मोहम्मद सलीम राही हों या किशोर कुमार जी हों, जिन्होंने बनारस रंगमंच पर कलाकारों के साथ मेहनत की है स्टूडियो में, और वो मेहनत का असर मंच पर आया है, इसलिए उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद कुछ साल बाद किशोर जी ने मुझसे एक नाटक लिखवाया था, एक सवाल मासूम सा, शायद 2003 या 4 में। उसे भी राष्ट्रीय स्तर पर आलेख के लिए एक सर्टिफिकेट मिला था, जहाँ तक मुझे पता है। काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था वो नाटक। तो 1990 से 2000 में आकाशवाणी में लगातार नाटक हो रहे थे। बनारस के सारे रंगकर्मी वहाँ जाकर नाटक कर रहे थे। तो 3 अप्रैल, या जो ब्रोशर देख रहे हैं या फिर इनविटेशन कार्ड, वो गली आगे मुड़ती है धारावाहिक का है, रेडियो का, आकाशवाणी वाराणसी का पहला धारावाहिक 3 अप्रैल 1994 से सितंबर 94 तक चला था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी के प्रख्यात उपन्यास गली आगे मुड़ती पर आधारित था। हर सुबह 7:30 बजे से ये आता था, और बनारस के सभी लगभग रंग कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। सारे नाम इसमें हैं। नरेंद्र आचार्य जी का फिर से इस पे इनकी प्रस्तुति थी, और किशोर जी उनके साथ थे। और उसी दशक में बाद में शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशिकी जी की अमर रचना बहती गंगा पर आधारित एक धारावाहिक बना और प्रसारित हुआ। तो आकाशवाणी का बड़ा ही रोचक रोल रहा है इसमें। तो अब तो ये डी तक हो गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा जेड तक पहुँचने में, बट ठीक है। तो अब हम ई पर आ जाते हैं, और ई मेरे लिए 1990 से 2000 के दशक का जो ई है वो है ईदगाह। ईदगाह, जैसे ईदगाह में एक दिन ईद का मेला लगता है, वैसे ही बनारस के रंगकर्मियों का एक मेला लगता है हर साल 31 जुलाई को लम्ही में। 1990 और 2000 का ही दशक था जब ये पूरा लम्ही में एक आंदोलन की तरह रंगकर्मी जाने लगे। पहला नाटक जो लम्ही में जाकर किया गया था वो 1973 में हुआ था, अभिनय ज्योति ने किया था। 1973 31 जुलाई 1973 में अभिनय ज्योति ने लम्ही जाकर कफन नाटक का मंचन किया था, डॉक्टर कुंवर जी अग्रवाल के निर्देशन में। अभिनय सोचिए, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य और डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय, पिता की भूमिका डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, पुत्र डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय। क्या हुआ होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जो डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी के संगीत वो जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा, कफन जैसी कहानी। इसके अलावा इसमें नरेंद्र आचार्य, बालकृष्ण बर्मन, गोपाल शंकर व्यास जैसे कलाकार भी थे। उसके बाद अब 90 से 2000 की बात करें तो सलीम राजा जी ने हर साल वहाँ नाटक किया, अभिनय ज्योति भी गया। ये जो चित्र 1994 में अभिनय ज्योति के ग्रुप का है, जिसमें जसबीर राडे, पार्थो चक्रवर्ती, नारायण द्रविड़, नरेंद्र आचार्य, अशोक चक्रवाल, अनूप अग्रवाल, ये सारे लोग दिख रहे हैं। तो इसमें मैं कमेंट्स अभी पूरे पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं पूरी बात बता लूँ और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो एक तारतम्य बिगड़ता है। तो अभी ई पर ही है, बहुत आगे लंबा सफ़र तय करना है। तो अब एक मज़ेदार बात, मुंबई में रामू रामनाथन जी हैं, रंगमंच पर बहुत बड़े अध्येता हैं, लेखक भी हैं, नाटक भी लिखे हैं। उनके साथ एक बार चर्चा में उन्होंने कहा कि हिंदी रंगमंच पर किस लेखक के नाटक सबसे ज़्यादा मंचित हुए हैं, इसकी खोज की गई है। आप सोच सकते हैं हिंदी रंगमंच पर किस लेखक के नाटक सबसे ज़्यादा मंचित हुए हैं, और वो लेखक हिंदी का नहीं है, बादल बाबू यानी बादल सरकार के नाटक सबसे ज़्यादा हिंदी रंगमंच पर हुए। ये उनकी खोज का आधार क्या था नहीं पता, लेकिन लगभग सच लगता है। हिंदी के किसी लेखक के नाटक सबसे ज़्यादा मंचित, अंधा योग हो सकता है, लेकिन बादल बाबू ने बहुत सारे नाटक लिखे, तो हो सकता है कुल मिलाकर उनके नंबर ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, अगर प्रेमचंद की कहानियों को जोड़ दिया जाए तो वो मीलों आगे निकल जाएंगे। इनकी कहानियों के जितने मंचन हुए हैं वो अद्भुत है, और जितने भी लोग कर रहे हैं, 31 जुलाई इस बार नहीं जा पाए लोग, जब जा रहे हैं तो उनको जाकर इसमें लगातार भाग लेते रहना चाहिए, यज्ञ चलते रहना चाहिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से बहुत चीज़ें आपके मतलब की नहीं हो सकती, तो मेरा अनुरोध है कि उसमें से अपने सार की बात लें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, वो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होते हैं वो वाले चाणक्य नहीं, असली चाणक्य ने कहा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बुमध्यात्। यानी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन समय बहुत कम है और विघ्न बहुत है। कहीं मोबाइल आ जाता है, कुछ आ जाता है। तो जैसे हंस को दूध और पानी मिलाकर दे दीजिए तो वो दूध उसमें से खींचकर निकाल लेता है, उसी तरह आपको अपने सार की बातें मेरी बात में से निकाल लेनी है। तो अब हम एफ़ की ओर आते हैं, और एफ़ जो यहाँ पर है वो मेरे लिए है फेस्टिवल्स।
फेस्टिवल्स यानी जो वहाँ पर आयोजन जहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। 1990 से 2000 के बीच में मुझे कुछ फेस्टिवल्स के बारे में पता चला। बेढब जन्मशती समारोह 1995 में नागरी नाटक मंडली में किया, जिसमें 5 हास्य नाटकों का मंचन हुआ। 5 संस्थाओं ने किया। अभिनय ज्योति ने एक दिन किया था, मैनेजर, हॉरर फिल्म स्टोरी राइटर और मौसम का हाल। नागरी नाटक मंडली ने खुद लफ्टन फिक्सन बनारस में नाम से लफ्टन फिक्सन की डायरी बेढब बनारसी का जो अतुलनीय उपन्यास है उस पर आधारित मंचन किया था। इरशाद आलम ने बहुत ही शानदार भूमिका की थी उसमें। अमर झा, जसबीर राठे, राजेश्वर आचार्य, सारे लोग, राजेश्वर त्रिपाठी जी, सारे लोग इसमें भाग ले रहे थे। तो इसके अलावा नाट्य समारोह जिला सांस्कृतिक समिति का 1996 में हुआ। नाट्य यज्ञ जिला सांस्कृतिक संघ ने 16 नाटकों का मंचन कराया 1998 में। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी अपनी कहानी बताना चाहूँगा। हम मंडली की बात कर रहे हैं। 1995 में मैंने ये नाटक मंडली के मंच पर किया, लेकिन मंडली की ओर से नाटक करने का अवसर मुझे नहीं मिला। एक वर्ड, एक शब्द है जो आजकल हम बहुत यूजली यूज़ करते हैं, नेपोटिज्म। तो मेरा एक इमेज या फिर मेरे बारे में जो सोच लोगों की शुरू में थी, मैं बनारस रंगमंच पर नेपोटिज्म की संतान था, क्योंकि मेरे पिताजी रमेश कृष्ण नागर बनारस के स्वनामधन्य अभिनेता थे। तो लोगों को लगता था इनको तो काम मिल ही जाएगा नागरी में, वो नागरी के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। तो ऐसा हुआ नहीं। और मैं ये भी बताऊं कि ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब आप अच्छा काम करते थे तो बोला जाता था अरे ये तो नागर जी का बेटा है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। और जब बुरा करते थे तो बोला जाता था अरे नागर जी का लड़का हो कैसा कर रहा है। और तो मुझे लगा था नागरी मुझे बहुत आराम से रोल मिल जाएगा। भोलेंद्र शर्मा जी मेरे घर आते थे, उनसे बातें होती थी। 1991 में गधे की बारात में मुझे बुलाया गया, रिहर्सल चल रहा था नागरी में ऊपर, मुझसे एक डायलॉग बुलवाया गया, चाय वाले की भूमिका थी। मैंने अच्छा बोला, ठीक ठाक बोला, लेकिन अगले दिन मुझे बोल दिया गया मत आना। मुझे लगा ठीक है। 1992 में सूर्य के वारिस, फिर से भोलेंद्र शर्मा जी, फिर से मुझे लगा उसमें एक रोल है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे ही बहुत अच्छे मित्र कमलाकांत मिश्र जी के बहुत ही सुयोग्य पुत्र राजीव मिश्र मुझसे 1 साल सीनियर थे स्कूल में, वो भूमिका उनको मिली और बहुत सही उन्होंने की उसमें, लेकिन मुझे नहीं मिली। 1994 में खूबसूरत बहू में फिर बुलाया गया, मुझे एक लाइन दी गई और अगले दिन बोला गया माना। तो इतना आसान नहीं था। 1996 में मुआवजे में फिर मुझे बुलाया गया और फिर मुझे भूमिका नहीं मिली। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे, अब उसके पीछे कारण जो भी रहा हो, मेरे पिताजी को लगता हो कि इसको नहीं देना है, या भोलेंद्र शर्मा को लगता हो कि इसमें अभी ये योग्यता नहीं है, लेकिन 92 से लेकर 96 में भी जो नाटक मिला, मुआवजे में मुझे रोल नहीं मिला। उसमें एक कार्यशाला की तरह हमने आयोजन किया और एक मोटेराम का सत्याग्रह नाटक मैंने किया, उसको भी मैं मानता नहीं कि मैं नागरी की ओर से किया। 2000 में जाकर पहली बार मुझे नागरी का कलाकार माना गया। तो 8 साल की मेहनत के बाद मुझे नागरी नाटक मंडली के रंगमंच पर काम मिला। अब तो फेस्टिवल्स की बात हो रही है, जाते जाते एक छोटी सी ट्रिविया, फिर अपने समय से आगे पीछे जा रहा हूँ। 1990-2000 से बनारस का पहला नाट्य समारोह फेस्टिवल, पहला थिएटर फेस्टिवल 1929 में 6 से 18 मार्च विश्व आराध्य थिएटर हॉल में हुआ था, जो गोदौलिया पर था। 1929 6 to 18 मार्च नागरी की ओर से आयोजित हुआ था, नागरी नाटक मंडली की ओर से ही। कुल 7 नाटक खेले गए थे, जिसमें थे जीवन आशा, भक्त प्रहलाद, दमन, संसार, परीक्षित। तो ये सारे नाटक खेले गए थे। तो अब फेस्टिवल से आगे बढ़ते हैं, जी की ओर चलते हैं। तो जी क्लियरली गोकुल आर्ट्स और उसकी नाट्य प्रतियोगिता है, जिसने उस पूरे दशक में बनारस के बाहर के बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारी संस्थाओं को यहाँ पर बुलाया और उन्हें मौका दिया। डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली ने 1982 में जब इस संस्था की स्थापना की, तो गोकुल आर्ट्स ने नाटक तो खेले ही, प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण शिविर, बाल रंग शिविर, नुक्कड़ नाटक, प्रेमचंद की कहानियों का मंचन, रंग संगोष्ठियाँ सब की, और क्या खूब की। लेकिन जो ये गोकुल आर्ट्स का पुराना 80s का एक ब्रोशर है मेरे पास, जहाँ पर वो लोगों को, इसमें नियम लिखे हुए हैं कि इसको 51 रुपये का पुरस्कार मुक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। तो ये तो उनके जो नाटक थे गोकुल आर्ट्स के, वो एक से एक थे। और 90 से 2000 के दशक में मुझे जहाँ तक पता है और याद है, गुड बाय स्वामी, गज फुट इंच, गिरगिट, राजा की बाजी, कफन, संदेह, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, अली बाबा, एक कबीर की हत्या, टकासुर, ये सारे नाटक मंचित हुए। निर्देशकों में या गोकुल आर्ट्स के कार्यकर्ताओं में सुधांशु मोहन मीत, अम्बरीश सक्सेना, मोतीलाल गुप्ता आज भी बेहतरीन
योगदान दे रहे हैं बनारस रंगमंच में। राजेश्वर त्रिपाठी, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, ये सारे लोग इस संस्था से जुड़े रहे। मेरी जो बात करें तो मेरी और गोकुल आर्ट्स प्रतियोगिता की सिर्फ एक मुठभेड़ हुई 19 और वो हुई 2000 में। ये भी इस दशक की तो ये कहानी सुनाना बनता है। गोकुल आर्ट्स फरवरी 2000 की बात है। गोकुल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होने से 3 दिन पहले जयंती कुंडू जी, अगर ये देख रही हो तो उनको याद होगा, वो मेरे पास आई और कहा कि संध्या छाया नाटक करना है। संध्या छाया जयवंत दळवी का बहुत ही अद्भुत नाटक। मैंने कहा भाई ये 3 दिन में कहाँ करेंगे? बोला नहीं, ये करना है। और वो जिसको बोलते हैं पूरी तरह मेरे पीछे पड़ गई कि इसको करना ही है, इस नाटक को। नाना आप करिए, नानी जो वृद्धा का है वो मैं करती हूँ। उस समय बनारस में नई संस्था खुली थी बाल मुकुंद त्रिपाठी की, सत्यम शिवम सुंदरम आर्ट्स। अब हुआ ये था कि उन्होंने तो पार्टिसिपेट कर लिया था, उनके पास नाटक नहीं था। हमारे पास नाटक था, हमारे पास संस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। सत्यम शिवम सुंदरम आर्ट्स की ओर से 3 दिन में दिन रात रिहर्सल करके हमने नाटक तैयार किया संध्या छाया, और गोकुल आर्ट्स के कंपटीशन में कर दिया। मेरा पहला नाटक, उससे पहले मैं गोकुल आर्ट्स कंपटीशन में कभी भाग नहीं ले पाया था। और 3 दिन के नाटक में मुझे नहीं पता, काफ़ी आलोचना भी हुई। लोगों ने कहा क्यों कर रहे हो 3 दिन में नाटक, इतना कठिन नाटक। नानी की भूमिका जयंती जी ने की और नाना की भूमिका मैंने की। जयंती जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला उस साल, और मंच पर उन्होंने जाकर बोल दिया कि हमने 3 दिन में नाटक किया। तो एक निर्णायक थे, वो थोड़े नाराज़ हो गए कि ये 3 दिन में क्यों कर रहे हैं आप, डॉक्टर ने कहा है। उनके बोलने के बाद अगला अनाउंसमेंट सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, मुझे लगा कि बाल मुकुंद जिसने नौकर का रोल किया था उसको मिलेगा। सह अभिनेता का मुझे मिला, मेरा मेन रोल था लेकिन सह अभिनेता मिला, कोई बात नहीं। उसके बाद श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मुझे मिला, और सर्वश्रेष्ठ नाटक भी संध्या छाया को मिल गया। एक साल में 4 ये अवार्ड्स लेकर हम घर आ गए, फूले नहीं समा रहे थे। ये कहानी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 3 दिनों में हमने 4 अवार्ड जीत लिए, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ गोकुल आर्ट्स की इस प्रतियोगिता का स्तर इतना अद्भुत था कि डर लगता था इसमें पार्टिसिपेट करने से। डर लगता था कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, और इसके बाद भी कभी किया नहीं। 2000 के बाद भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतने अच्छे नाटक होते थे कि पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। वो एक साल तुक्का लग गया, हर साल नहीं लगता। तो गोकुल आर्ट्स का बहुत अद्भुत योगदान है, और शिव सुंदर गांगुली जी को बहुत बहुत आभार। और जो भी रंगकर्मी कलाकार गोकुल आर्ट्स के देख रहे हैं, उन्होंने बनारस रंगमंच में 90 से 2000 के दशक में अद्भुत काम किया है, मेरी ओर से सलाम। अब हम आ जाते हैं एच मतलब और मेरे लिए एच है एक हिस्टोरिकल घटना, ऐतिहासिक घटना, जो 1990 से 2000 के दशक में हुई थी। जैसा कि सबने बताया, 1868 में बंगला नंबर 25 यानी नाचघर में हिंदी का पहला नाटक प्रस्तुत हुआ था। उस नाचघर में आखिरी नाटक कौन सा हुआ था, वो उसी दशक में हुआ था। ये जो क्लिप है वो आप शायद ठीक से ना पढ़ पाएँ। 125 साल बाद 1993 में नाचघर में आखिरी नाटक मंचित हुआ था। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के कुछ अंश वहाँ जाकर मंचित किए गए थे। सुधांशु मोहन मीत का निर्देशन, राजेश्वर त्रिपाठी, जसवीर राडे और सुरोजी चैटर्जी जी का अभिनय। और सोने पर सुहागा ये था कि विनोद दुआ उस समय दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम करते थे, परख, अगर किसी को याद हो। उस टीम ने इस मंचन को रिकॉर्ड किया और कार्यक्रम में प्रसारित किया। ये 1993 में हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये जो भी बोल रहा हूँ इसके पीछे काफ़ी लोग हैं जिनसे मैंने मदद ली है। नरेंद्र आचार्य जी, अनूप अरोड़ा से मैंने फ़ोन पर बात की, उन्होंने बहुत सारे ब्रोशर्स और जानकारी उपलब्ध कराई। अनूप अग्रवाल जी के संग्रह से मैंने उनसे बिना पूछे अधिकार स्वरूप बहुत कुछ प्रयोग कर लिया है। राजेश्वर त्रिपाठी जी ने तो मतलब पूरे दशक का चिट्ठा मेरे सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर भैया। सुरोजित दादा से बात हुई, परितोष दादा से बात हुई, दिलीप सिंह जी ने काफ़ी मदद की। तो ये पूरा ना सहकारिता का काम है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हम पहुँच गए हैं, अब आई पर जा रहे हैं। अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो कृपया बताएंगे, तो मैं कम करने की कोशिश करूँगा। अब आई की बात, आई है मेरे लिए 1990 से 2000 के दशक में, वो है इंद्र। अब आप सोचेंगे कि इंद्र का बनारस रंगमंच पर क्या काम, लेकिन इससे पहले ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। जो ये सबसे ऊपर तस्वीर है वो है 1993 में मंचित जो राम रचि राखा नाटक के मृणाल पांडे का नाटक अभिनय ज्योति की प्रस्तुति। दूसरी जो उसके नीचे है वो 1994 में मंचित खूबसूरत बहू की एक तस्वीर है, जो
जो नागरी नाटक मंडली ने मंचित किया था। और तीसरी जो साइड में तस्वीर है वो 1998 में मंचित गुंडा, जो शान बनारस के नाम से मंचित हुआ था जिला सांस्कृतिक समिति की ओर से। अब मज़े की बात यह है कि इन तीनों नाटकों के निर्देशकों के नाम के अंत में इंद्र आता है। नरेंद्र, राजेंद्र और भोलेंद्र, यानी नरेंद्र आचार्य जी, भोलेंद्र शर्मा जी और राजेंद्र उपाध्याय जी। और मुझे लगता है कि 80 और 90 के दशक में इन तीन नाट्य निर्देशकों के नाम की अच्छे से समीक्षा होनी चाहिए। अगर हम इनके नाटकों की बात कर लें तो शायद ये दोनों दशक हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो आज हम इन तीनों के बहाने 90 के दशक के नाट्य निर्देशकों की बात करेंगे कि क्या चल रहा था और वो किस तरह के काम कर रहे थे निर्देशकीय क्षेत्र में। डॉक्टर भानुशंकर मेहता 90 के दशक में अपना ध्यान केंद्रित कर चुके थे रामलीला पर। कुंवर जी अग्रवाल पढ़ा रहे थे, उनका ध्यान वहाँ था। सोना बाबू अवध बिहारी लाल जी ने 90 के दशक में 2 बड़े नाटकों का निर्देशन किया। एक तो 27 और 28 नवंबर 1994 में आषाढ़ का एक दिन, जो संस्कार भारती की प्रस्तुति थी। अभिनेता थे सुशील सिंह, श्री विजय तिवारी, रामचंद्र विश्वकर्मा, सीएल घराना, मीना शर्मा। और दूसरा नाटक जो सोना बाबू ने किया वो सप्तर्षि की ओर से 1 मार्च 1990 को आकाशदीप, जो लिखा भी उन्होंने ही था। अभिनेता में सुमन पाठक, आनंद वर्धन, अनूप अरोड़ा, विजय बहल, देवमणि त्रिपाठी इत्यादि थे। इसके अलावा नीलू दादा पूरे दशक में काम कर रहे थे। बच्चों के नाटक उन्होंने किए। 98 में बचाओ चाचा का निर्देशन किया। पीजी दादा ने, जैसा मैंने बताया, अमर सुभाष किया था। अमर सुभाष की बात थी। और उसके बाद नए निर्देशकों की पूरी फौज आई 90 के दशक में, जिसने उस दशक को नया अर्थ दिया। रतिशंकर त्रिपाठी जी ने 1992 में कहे ईसा सुने मूसा, 93 में मंत्रिमंडल, 97 में चिंगारी, 98 में मेहमान एक रात का और 2000 में कबीरा खड़ा बाजार में का मंचन किया। अनूप अग्रवाल जी ने 1991 में मिस आलूवालिया, 96 में बिनबाती के दीप का मंचन किया। अम्बरीश सक्सेना जी ने इन्ना की आवाज़, सुरोजित दादा ने नाथवती अनाथवत, व्यक्तिगत आदाब अर्ज है, पार्थो चक्रवर्ती ने ऑक्टोपस, सुधांशु मोहन मीत ने फिर से इन्ना की आवाज़ हुई तो उनका निर्देशन था। राजेश्वर त्रिपाठी ने तरकीब अच्छी है, चंद्रशेखर मल्लिक, पीयूष मोहन गौड़, पार्थो बैनर्जी जिन्होंने पागला घोड़ा किया, पारितोष भट्टाचार्य ने अपराजिता का मंचन किया। अनूप अरोड़ा जी का नाम आप बहुत सारे ब्रोशर में निर्देशक में नहीं पाएंगे, लेकिन असलियत थी पूरे बेस में पूरे मदद उनकी होती थी और वो उनको ज़्यादा निर्देशन करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत निर्देशक है। मैंने जितना उनके साथ काम किया है, लेकिन बहुत सारी प्रस्तुतियों की नींव में थे। तो ये निर्देशक नए आए जो 90 से 2000 के दशक में एक्टिव थे। अब बात तीनों इंद्रों की करते हैं। 90 के दशक में डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय ने जहां गुंडा के अलावा नटी विनोदिनी का निर्देशन किया, वहीं बनारस का पहला वयस्क नाटक सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक उस समय खासा चर्चा में रहा। एहसान खान और मीरा गुप्ता जी ने उस नाटक में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनका एक और नाटक मेरी स्मृति में है, वो 80 में हुआ था, 90 में भी हुआ था। 80 वाली प्रस्तुति बेहतर थी। ईश्वर मर चुका है, उसके नाम से ही लोगों को लगा ये क्या नाटक कर जा रहा है। उपाध्याय जी का ही आलेख था। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद जो यदुवंश की कहानी है वो थी। सांब, प्रद्युम्न, इनकी कहानी और ऐसे चरित्र, और जीन्स पहन कर ये सारे लोग थे। मतलब बहुत ही अद्भुत सोच के साथ उन्होंने अपने समय से आगे का नाटक किया था। अपनी शैली के बहुत ही अद्भुत निर्देशक। अंधायुग, तुगलक, स्कंदगुप्त, घासीराम कोतवाल 7 दिन लगातार उन्होंने प्रस्तुत किया। उनको बहुत बहुत प्रणाम। दूसरे इंद्र पंडित भोलेंद्र शर्मा। अगर मैं सच कहूँ तो अगर मैंने उनके द्वारा निर्देशित एक था गधा मैंने नहीं देखा होता तो मैं रंगमंच में नहीं आता। 80 उनका सर्वश्रेष्ठ दशक था। एक था गधा, महासागर, जाति ही पूछो साधु की, केवल कृष्ण जी के साथ हम लोग में मिलकर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए। लेकिन 90 के दशक में उनकी यात्रा उसी शान के साथ जारी रही। 90 में आदमी का गोश्त, आज भी याद है, कमलाकांत मिश्र जी चौबदार और चितरंजन गिरी ड्योढ़ीवान। अद्भुत गायन, अद्भुत अभिनय। इसके अलावा अनूप अरोड़ा, रतिशंकर त्रिपाठी, विजय बहल, सुमन पाठक, राघवेंद्र कौशिक, अजय नागर और किशोर कुमार जी ने मंच पर जो एक नाटक किया, आकाशवाणी के उद्घोषक और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, उन्होंने जो नाटक किया वो मेरे ख्याल से ये नाटक था आदमी का गोश्त। उसके बाद जुलाई 91 में गधे की बारात, चितरंजन गिरी का बेहतरीन अभिनय, राघवेंद्र कौशिक और राम पदार्थ राय की जुगलबंदी। उसके अलावा अनूप अरोड़ा, मिताली चक्रवर्ती, कमलाकांत मिश्र, एक बार फिर से फ्लॉलेस अद्भुत प्रस्तुति हम लोग की प्रस्तुति थी। लेकिन इस प्रस्तुति पर थोड़ा विवाद हो गया। उसमें राम पदार्थ जी के कुछ संवादों पर लोगों को लगा ये गाली दे रहे हैं और संस्था को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि वो गालियाँ नहीं थी और उसको प्रयोग करने के पीछे कारण क्या था। तो ये भी इतिहास रहा है। उसके बाद भोलेन शर्मा जी ने 27 और 28 सितंबर 1992 में सूर्य के वारिस, जिसमें अभिनय कमलाकांत मिश्र, रमेश कृष्ण नागर, अनूप अरोड़ा, गोपाल गुर्जर, राजीव मिश्र। उसके बाद 23 और 24 फरवरी को खूबसूरत बहू किया, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे दशक का सबसे बेहतरीन नाटक था।
भोले भैया का म्यूज़िक कमाल, अभिनय सुमन जी का बहुत ही बढ़िया, राघवेंद्र कौशिक शानदार, पार्थो चक्रवर्ती, जसबीर राठे, प्रेम कुमार प्रेम, बनारस की पूरी टीम उसमें थी और वो बहुत ही शानदार मंचन था। लोग कहते हैं कि रंजीत कपूर जी ने ये नाटक खुद किया था सबसे पहले खूबसूरत बहू एनएसडी में। लेकिन जिन जिन लोगों ने दोनों प्रस्तुतियाँ देखी उन्होंने कहा भोले भैया की प्रस्तुति कहीं से कमज़ोर नहीं थी और मैंने भी उसके संगीत को आज तक संजो के रखा है। मुआवजे 1996 में उनकी शैली का आखिरी नाटक था और मेरा मेरा उन पर इतना प्रभाव था, वो मुझे रोल देते नहीं थे। तो उन कुछ समारोह में वो वर्कशॉप की तरह किया गया था, तो 30 के करीब लोगों को कोई भूमिकाएं नहीं मिली थी, तो वो बेचारे इधर उधर भटक रहे थे। तो थोड़ा बहुत विवाद हुआ और फिर मैंने उनके साथ एक नाटक शुरू किया, मोटेराम का सत्याग्रह, ठीक उन्हीं की शैली का नाटक, बहुत सारे कलाकार और संगीत। वो अच्छा नहीं हो पाया। आज भी मैं उनकी तरह के नाटक करने के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन अधिक पात्रों वाले संगीत नाटकों से उन्होंने बनारस रंगमंच पर जो झंडे गाड़े हैं ना, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब बात करते हैं तीसरे इंद्र, नरेंद्र आचार्य जी। 93 में राम रचि रखा और उसके बाद 2001 में थैंक यू बाबा लोचन दास। बीच में कुछ समय वो बनारस में नहीं थे और फिर आकाशवाणी के सीरियल्स कर रहे थे, दूरदर्शन के लिए उन्होंने सीरियल्स बनाए। लेकिन 2001 में थैंक यू बाबा लोचन दास से उन्होंने जो चमत्कार किया, मैं उसकी चर्चा थोड़ी देर बात करूँगा। तो आचार्य जी का परिचय, जो कारंथ जी की वर्कशॉप की, चंद्रगुप्त के मंचन की हम सब बात करते हैं, अगर जिन्हें नहीं मालूम है मैं उनको बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की भूमिका जो कारंथ जी के चंद्रगुप्त में, वो नरेंद्र आचार्य जी ने ही की थी और उन्होंने बहुत ही पहले सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया था। उसका मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने भी किया था। तो ये हम आई से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा लंबा से लग गया। जे मेरे लिए क्लियरली ज्योति अभिनय की है, यानी अभिनय ज्योति। इसलिए नहीं कि वो मेरी संस्था है, बल्कि मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ। 12 मई 1990 से लेकर 26 अक्टूबर 2000 तक, ये पूरी लिस्ट मेरे सामने है। अभिनय ज्योति ने 115 छोटे बड़े नाटक किए हैं, यानी हर साल लगभग 10। और इनमें से अगर 5 बाल रंग शिविर के नाटक हर साल के निकाल दें, तब भी हर साल का 6 नाटक का रन रेट बुरा नहीं है। और ये किसी भी संस्था के लिए जो हिंदी रंगमंच में काम करती है, एक बड़ी बात। 12 मई 90 में मोहिनी, अमिताभ भट्टाचार्य का निर्देशन। 8 जनवरी 91 में मिस आलूवालिया, अनूप अग्रवाल जी का निर्देशन। 31 जुलाई 91 सवा सिर गेहूँ, लक्ष्मण तेलंग जी का निर्देशन। 6 मई 1993 राम रचि रखा। उसके बाद जान बची लाखों भाई, पार्थो चक्रवर्ती के निर्देशन में। खेल रहेगा जारी, अनूप अग्रवाल जी के निर्देशन में। प्रासंगिक मेरे निर्देशन में। बिन बाती के दीप अनूप जी के निर्देशन में। निमंत्रण मेरे निर्देशन में, मिस आलूवालिया अनूप अग्रवाल। पागल कुत्ता फिर से मेरे निर्देशन में। कायाकल्प 1998 नाट्य यज्ञ में मेरे निर्देशन में। बगिया बाछाराम की 1999 में मेरे निर्देशन में और 1999 में रीत बदल दो मेरे निर्देशन में। कुछ नाटक हैं। तो अभिनय ज्योति के नाटक की बात करते हो, मैं सिर्फ एक नाटक की बात करना चाहूँगा, वो नाटक है बगिया बाछाराम। इसकी कुछ बात करके फिर हम के पर चलेंगे। तो बाछाराम हमने 1999 में किया। मैं थोड़ा थोड़ा अभिनय करने लगा था और कुछ छोटे बड़े नाटकों का निर्देशन भी कर चुका था। मन हुआ एक बड़े नाटक का निर्देशन करूं, तो मनोज मित्र का बांग्ला नाटक है साजानो बागान, उसका हिंदी अनुवाद मैं उठा कर लाया। मनोज मित्र का पागल कुत्ता मैं पहले कर चुका था और उनकी शैली बड़ी अद्भुत थी, मुझे पसंद थी। इस नाटक पर बांग्ला और हिंदी में बहुत सफल फिल्में बनी हैं। हिंदी फिल्म में प्राण और मिथुन चक्रवर्ती थे। बहुत ही मज़ेदार कहानी, हास्य और गंभीरता का अद्भुत संगम। एक बहुत बूढ़ा आदमी जो मरने के किनारे लगा है और उसके बगीचे को हड़पने के लिए गांव का ज़मींदार नजरें गड़ाए हुए है। लेकिन कई घटनाओं के बाद उसकी सेहत सुधरती जाती है और ज़मींदार बेचारा उससे पहले मर जाता है। ये कहानी तो शुरू किया, कास्टिंग के साथ शुरू हुआ। भूत की भूमिका के लिए अशोक चक्रवाल आए। अब हुआ कि 100 साल का वृद्ध, 100 साल के आसपास के वृद्ध की भूमिका किसको दी जाए। अभिनय ज्योति में नारायण द्रविड़ जी थे पहली पसंद, लेकिन मुझे लग रहा था वो जो विलन का कैरेक्टर है ज़मींदार का, वो अच्छा कर सकते हैं, तो उनको मैंने दिया। और बाकी और कलाकार आए, सौमित्र शुक्ल गोपी की भूमिका में, पद्मा की भूमिका में स्निग्धा आई, रजनी अग्रवाल जी आए, लेकिन बाछाराम कोई मिल नहीं रहा था। उस समय सुरजीत दादा थोड़ा कम रंगमंच कर रहे थे। एक दिन बैठे बैठे उनकी दुकान पर मैंने उनसे बोला कि ये नाटक मैं कर रहा हूँ दादा, आप ये रोल करो। उकसाया गया और रंगकर्मी तो चैलेंज ले लेता है। वो आ गए, लोगों को लगा था वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए और उन्होंने किरदार पर कमाल की मेहनत की। 2-2, 3-3 घंटे कमर झुकाकर, 90 साल के बिल्कुल 90 डिग्री फ्लैट कमर झुकाकर उन्होंने वो बाछाराम की भूमिका की। और अनूप मोतीलाल जी ने उनका जो मेकअप किया ना, 4 घंटे लगे थे उसमें। और जो उन्होंने भूमिका की वो अद्भुत थी। और बैक स्टेज में भी बहुत मेहनत हुई। मंच पर बगीचा लगना था,
बीचों बीच झोपड़ी लगी, पूरे असली पेड़ आए, एक लाइट पुल्ली भैया शैलेंद्र भैया लेकर आए जिसमें सिर्फ सफ़ेद रंग दिखता है, तो भूत के उसमें हमने वो उपयोग किया, और कुल मिलाकर एक जो सपना था कि बड़ा लेवल का नाटक हो बगिया बाछाराम में, हुआ। तो नीलू दादा से प्रशंसा पाना बहुत मुश्किल होता है, वो देखने आए थे और वो जब अंदर आया मैं डर गया था कि भाई अभी उनसे डांट पड़ने वाली है। उन्होंने कहा देखो अब तुम निर्देशन ज़्यादा किया करो, नाटक में लगभग सब कुछ अच्छा था, और उनसे ये सुन लेना बहुत बड़ी बात थी। तो अभिनय ज्योति की एक नाटक में कितने नाटक होते हैं उसकी बात मैंने की। नारायण द्रविड़ अभिनय ज्योति के बहुत ही अतुलनीय कलाकार, अनूप अग्रवाल जी, अशोक चक्रवाल, लक्ष्मण तैलंग, पांडुरंग पुराणिक, दिलीप सिंह, सौरभ शुक्ल, सौमित्र शुक्ल, रजनी अग्रवाल, स्निग्धा जोशी, सारिका नेने, अनुजा टोपले, संध्या गुप्ता, हेमांग अग्रवाल, यासीन खान, इन सारे कलाकारों ने बनारस रंगमंच पे 90 से 2000 के बीच में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अब के मेरे लिए है कबीरा खड़ा बाजार में। ये मंचन हुआ था 25 जून 2000 को, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आखिरकार फाइनली जाकर नागरी नाटक मंडली के एक नाटक में मुझे मेन रोल मिल गया था। लेकिन इस नाटक के बीच में जो बहुत बड़ा नाटक हुआ था उसकी बात आज हम करेंगे। आज नागरी का पहली कार्यशाला थी सन 2000 में, रतिशंकर त्रिपाठी जी कर रहे थे। मैं गया भीष्म साहनी का नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, उसमें मुझे मुख्य भूमिका दी गई और नाटक शुरू हुआ। नाटक के बीच में कितना बड़ा नाटक हुआ था। तो कबीर चौरा पास में है, कबीर पंथ से मठ से लोगों को पता लगा कबीर साहब के जीवन पे नाटक हो रहा है। 200-300 लोग आए देखने, हॉल खचाखच भरा हुआ। और रतिशंकर त्रिपाठी जी का विज़न बहुत बड़ा था निर्देशन के मामले में। उन्होंने कम निर्देशन बाद में किया, लेकिन जब वो सोचते थे तो बड़ा सोचते थे। चिंगारी उसका एक उदाहरण था, और कबीरा भी था। वो पूरी पालकी वगैरह लेकर बहुत बड़ा भव्य नाटक बनाते थे। तो वो सोच उनका वो बिल्कुल ही बड़े रंगमंच की तरह था। तो इस नाटक में भी ये सब हुआ। मैं नाटक अच्छा चल रहा था, बीच नाटक में कबीर मैं बना हुआ था। लोई उनकी पत्नी का दृश्य शुरू हुआ। लोई मंच पर आई, मैं कबीर बन के मैंने एंट्री ली, और मुझे लगा पूरा का पूरा हॉल खड़ा हो रहा है। करीब 200-300 लोग हॉल में खड़े हो गए और बंद करो ये सब आवाज़ें आने लगी। मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था करना क्या है। विंग्स में से किसी ने बोला चालू रखो चालू रखो, तो चालू रखने करने लगा मैं और अभिनय करने लगा। मेरे साथ लोई की भूमिका बिल्कुल नई कलाकार थी, वो डर रही थी, लेकिन किसी तरह हमने वो सीन निकाला। तब तक लोग बाहर गए। अंदर मंच पर नाटक चल रहा था, बाहर कबीर के दोहे प्रस्तुत किए जा रहे थे, जहाँ बोला गया था उपजा वंश कबीर का जो बूढ़ा वंश कबीर का जो उपजा पूत कमाल, मतलब कमाल कौन था फिर। लेकिन कबीर पंथ के लोगों का नहीं मानना है कि कबीर साहब की शादी हुई थी, उन्हें बहुत ख़राब लगा। और डीएम, एसएसपी, पुलिस सब आ गए। नाटक किसी तरह पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत दिनों तक मैं कबीर रोड की ओर से गया नहीं, क्योंकि लोगों ने पहचान लिया था यही है जो ये भूमिका कर रहा था। तो ये नाटक के बीच में किस तरह की चीज़ें हुई उसकी घटना है। उसके 5 दिन बाद सुरजीत दादा के निर्देशन में इस नाटक का फिर से मंचन था, और अब वहाँ पर तक हुआ कि फिर से होगा तो हम ये होने नहीं देंगे। कल सलीम जी ने यह घटना बताई। जी जयदेव दास जी ने मेरे पिताजी की भूमिका की थी उस नाटक में। हम लोगों ने साथ में पहला नाटक किया था, पिताजी प्रणाम। तो काफ़ी कलाकार थे और मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी वो, क्योंकि कबीर का रोल करते हुए मैंने उन्हें पढ़ा और एक नई दृष्टि मिली कि कबीर किस तरह सोचते थे, कबीर कैसे बने। ये थोड़ी सी जो घटना हुई, दुर्घटना हुई मंच में, हॉल में, उसको लेकर ज़रूर वो यादें हैं। लेकिन कबीर दास मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक रहा है। तो कबीरा खड़ा बाजार की ये कहानी बाद में जब रंगमंडल ने ये प्रस्तुति की सुरजीत दा के निर्देशन में, तो वो दृश्य निकाल दिया गया। काफ़ी बहस हुई, लेकिन वो दृश्य निकाल दिया गया। और इस पर जो धारावाहिक बना था दूरदर्शन में, वो भी इसीलिए बंद करना पड़ा था कि लोई के साथ कबीर दास का विवाह दिखाया गया था, तो कबीर पंथ के लोग नहीं मानते, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो क्षमा प्रार्थी। तो अब एल लोचन दास, यानी थैंकू बाबा लोचन दास, नाग बोडस का कालजयी नाटक। और मैं 2001 में हालांकि ये नाटक हुआ था, लेकिन मैं इसके बारे में बात करने का मुँह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा नाटक था, अगर इसके अलावा मैंने जीवन में एक भी नाटक नहीं किया होता तब भी मैं खुद को रंगकर्मी मानता। तो नरेंद्र आचार्य जी की बात हम कर रहे थे, वो बनारस आ चुके थे और उन्होंने ये नाटक करने को बोला। अभिनय ज्योति का अगला नाटक होगा, नाग बोडस का लिखा थैंकू बाबा लोचन दास, और मुझे कांतिलाल उर्फ कांता की भूमिका करनी है, महिला की भूमिका करनी है। एक बड़ा ही अद्भुत रचना है ये, जहाँ पर एक ऐसे गांव की कहानी है जहाँ एक बाबा के श्राप के कारण साल में 15 दिन सभी पुरुषों को स्त्री बनकर रहना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे हम स्त्री बनकर हैं
और ऐसा नाटक बनारस रंगमंच पर 3 दिन तक जो लगातार हुआ, टिकट बेचकर हुआ, हाउसफुल रहा तीनों दिन, उसका भाग बना मैं। और बड़ा ही खासा गंभीर और मनोवैज्ञानिक नाटक होने के साथ साथ नौटंकी का मनोरंजक परिवेश था इसमें। नौटंकी का मनोरंजक परिवेश था इसमें। तो मुझे तो जब आचार्य जी ने ये बोला तो हम लोग को मजाक लगा कि एक व्यावसायिक नाटक मंडली के करने लायक की रचना है। अब 20 से ज़्यादा लोग ऐसे चाहिए जो पुरुष हो लेकिन लहंगा पहनकर औरत बनकर नाटक करे, और बनारस जैसे शहर में बड़ा मुश्किल काम था। 2 महिला पात्र थी जो उस समय के हिसाब से बहुत बोल्ड संवाद बोल सके, और सुमन पाठक जी ने और रूपा तिवारी जी ने बेहतरीन काम किया इसमें। रतिशंकर त्रिपाठी जी भी इसमें थे, अनूप अग्रवाल जी, नारायण द्रविड़, इन लोगों ने मिले। और मुझे जो भूमिका मिली, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन भूमिका कांतिलाल उर्फ कांता थी। नौटंकी का गायन, अभिनय, सब कुछ अद्भुत था। और ये इसलिए मैं इस नाटक की बात कर रहा हूँ, वो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रमोद सिन्हा ने इसका नृत्य निर्देशन किया, थोड़े दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई, उन्हें प्रणाम। अद्भुत नृत्य निर्देशन, और उन्होंने एक नृत्य भी किया था उसमें जो कि बहुत ही अलग था। अनूप मोतीलाल जी को बहुत बहुत प्रणाम, उन्होंने जो मेकअप किया था, मतलब कोई पहचान नहीं सकता था कि हम लोग लड़की नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो अब हम बात करते हैं एम यानी मंच परे। मंच परे यानी पार्श्व, जिसे हम कहते हैं नेपथ्य। उन कलाकारों को हम बहुत बार याद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो तो उनका काम है। तो मंच परे जब हम बात कर रहे हैं तो 3 लोगों की मैं बात करना चाहता हूँ। एक चित्र है अनूप मोतीलाल जी का, जिनके बारे में मैंने बात की, बनारस के वरिष्ठ मेकअप मैन, अद्भुत मेकअप कलाकार। उनके सामने बात करके उनके सामने कितनी बार मैंने मेकअप कराया। कांतिलाल उर्फ कांता, मिस लालबुंद में मौसी की भूमिका मैंने की, छुमंतर में चिमाजी आपा, और बनारस के सारे रंगकर्मियों ने इसमें उनके सामने बैठकर मेकअप कराया है। और उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मंच पर 1990 से 2000 के दशक में उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक सभी कलाकारों का मेकअप किया। उनको उनका चरण स्पर्श प्रणाम। अनूप मोतीलाल जी के बाद दूसरा जो है वो है एक वायलिन है, क्योंकि गोपाल जी मिश्र का चित्र मुझे नहीं मिला कोशिश करने पर भी। बनारस में संगीत, लाइव संगीत के सबसे सशक्त हस्ताक्षर पंडित गोपाल जी मिश्र। संवाद के भाव और भावनाओं पर आधारित संगीत देते थे। घासीराम कोतवाल, एक था गधा, और अनगिनत नाटक उन्होंने संगीत दिया। और अभी हाल में ही उनका निधन हुआ, उनको बहुत बहुत प्रणाम। महान कथाकार रुद्र काशिके जी के सुपुत्र वायलिन वादक थे, और उन्होंने राजेंद्र उपाध्याय जी और भोलेन शर्मा जी के साथ बहुत सारे नाटकों में संगीत दिया। तीसरी तस्वीर है बाबूराव पाठक जी की, अभिनय ज्योति के सर्वेसर्वा, मैनेजर। एक तरीके से अभिनय ज्योति इतने साल जो चलती रही, उसके पीछे बाबूराव पाठक जी बहुत दृढ़ता से खड़े रहे, क्योंकि ये रंगमंच के लिए पूरी तरह समर्पित बहुभाषी नाट्य समारोह इन्होंने कराया। और 1996 में यूनियन बैंक में काम करते थे, वहाँ एक पैगंबरपुर शाखा में डकैती पड़ी और उनकी हत्या हो गई, क्योंकि उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया था। तो उनको भी मैं आज यहाँ पर प्रणाम करना चाहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं संगीत में, पुराने समय से हम नाम नहीं लेते, इनका मंच परे और पार्श्व बोल के रह जाते हैं। लेकिन संगीत में डॉक्टर दिनेश मजुमदार, मधुकर सिडनी, गोपाल जी मिश्र, अरविंद दास गुप्ता, सुरजीत दा और पारितोष दा ने रिकॉर्डेड म्यूज़िक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया और अलग स्तर पे किया। प्रकाश में राजकुमार खत्री, गुरुचरण चैटर्जी, मिश्र बंधु, मुस्तकीम, अजय मिश्रा जी, शैलेंद्र कुमार जी, अनूप अरोड़ा जी, ये सारे लोग थे। रूपसज्जा में श्रीनाथ दास, सुग्गू बाबू, अनिल कांजीलाल, केष्टो मुखर्जी, दंगोली कक्कड़, अनूप मोतीलाल जी, राजेश्वर त्रिपाठी अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुतुब अभी फ़िलहाल सारे नाटकों का वो करते हैं मेकअप। मंच निर्माण में ज़्यादा नाम नहीं आते, लेकिन रामू प्रसाद, कानू बाबू डेकोरेटर, और यासिन खान ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंच बनाए हैं। तो अब हम एम से आगे बढ़ते हैं एन की ओर। एन यानी नटी विनोदिनी, और नटी विनोदिनी के माध्यम से हम बनारस रंगमंच की अभिनेत्रियों की बात करेंगे, क्योंकि नटी विनोदिनी का मंचन बनारस में इसी दशक में हुआ। तो नटी विनोदिनी की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ बनारस रंगमंच की
पहली अभिनेत्री जिनके बारे में 3 दिन से बात हो रही है, डॉक्टर कमलिनी मेहता जी का चित्र। क्योंकि हम अभिनेत्रियों की बात कर रहे हैं तो उन्हें प्रणाम। नटी विनोदिनी का मंचन डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी के निर्देशन में हुआ और सुमन जी ने नटी विनोदिनी की भूमिका की, गिरीश चंद्र घोष की भूमिका राजेश्वर त्रिपाठी ने की, भोले भैया ने भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका की। तो नटी विनोदिनी के माध्यम से अगर हम अभिनेत्रियों की बात करें तो 1990 से 2000 के दशक में क्लियरली सुमन पाठक जी पूरे दशक में बहुत ही अद्भुत अभिनेत्री बन के उभरी और उन्होंने एक से एक नाटक इस पूरे दशक में किए। तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मायावी सरोवर से उन्होंने 89 में शुरू किया अभिनय ज्योति से। 90 के दशक में खूबसूरत बहू, नटी विनोदिनी, अंगिरा, पागल घोड़ा जैसे नाटकों में अतुलनीय अभिनय करके वो पूरे दशक तक छाई रही। उसी दशक में पूर्णिमा पांडे जी ने नाथवती अनाथवत में बेहतरीन अभिनय किया। मिताली चक्रवर्ती जी ने बहुत सारे नाटक किए, गधे की बारात में उनका अभिनय याद रहेगा। अर्चना शर्मा जी ने अपना पहला नाटक उसी समय किया, अपराजिता, पारितोष दा के निर्देशन में। संध्या गुप्ता जी अभिनय ज्योति से एक्टिव थी। मीरा गुप्ता जी ने आषाढ़ का एक दिन और सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक किया। नीलम सिंह जी ने बिन बाती के दीप किया। इसके अलावा प्रतीची मालवीय मिश्रा, माधुरी मिश्रा, शीला विजय सिंह जी, कुसुम मिश्रा, पूनम मिश्रा, स्निग्धा जोशी, जयंती कुंडू, मंजूषा नायक, ये सारी अभिनेत्रियां इस पूरे दशक में एक्टिव रहे। और अब ओ यानी अदर प्लेज, बाकी जो नाटक हुए इस पूरे दशक में उसकी बात मैं तेज़ी से नाम लेकर जाऊंगा जिससे कोई छूटे ना। 1990 टोबा टेक सिंह, अभिनय चितरंजन गिरी, राजेश्वर त्रिपाठी, मोतीलाल गुप्ता। 1990 में कामना, जयशंकर प्रसाद का निर्देशन, अम्बरीश सक्सेना, मोतीलाल गुप्ता जी का अभिनय, रश्मि गुलाटी, राजेश्वर त्रिपाठी का अभिनय। 91 में मंत्रिमंडल, 91 में जनविजय, 91 में ही समरथ को, 92 में ही सूर्य के बारिश, दर्पण ने उपकला संस्थान 1993, शनिवार रविवार दर्पण लखनऊ का 1993, 1993 में अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, IMA के प्लेटिनम जुबली में डॉक्टर संजय मेहता के निर्देशन में, 93 में ही इन्ना की आवाज़, 94 में चढ़त न दूजो रंग, 7 मार्च 95 अपराजिता, बुद्धगाथा बसंत कॉलेज में 1995, नाथवती अनाथवत 1996, आईना और मोटेराम का सत्याग्रह 96, वल्लभपुर की रूपकथा भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से आकर मंचित की उन्होंने 1996 में। 1996 में ही बिन बाती के दीप, आधा बर्ज है, बिके हुए आदमी, ई माटी हमार हो, श्रेणी बीजानंद बसंत कॉलेज राजघाट ने 97 में किया, व्यक्तिगत 1998, उत्तर प्रियदर्शी 1998, रक्ष पृथ्वी बचाओ चाचा 1998, 1998 में मेहमान एक रात का, BHU ने द पोस्ट मास्टर नाम से एक नाटक हुआ, चौक सर्कल जिला सांस्कृतिक समिति की ओर से 1999 में, और पगला घोड़ा 1999 में नागरी नाटक मंडली की ओर से। तो ये सारे नाटक इस पूरे दशक में हुए जिसे मैंने सहेजने की कोशिश की। और P है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की बात करें तो 1990 में चितरंजन गिरी और एहसान खान, ये दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए और ये बड़ी खबर थी बनारस रंगमंच के लिए। दोनों ही बड़े ही अद्भुत अभिनेता थे और चितरंजन भैया को अगर आपने लेथ जोशी उनकी फिल्म ना देखी हो तो ज़रूर देखें, और अगर आप देख रहे हो चितरंजन भाई तो सलाम आपको, इतना अद्भुत अभिनय बहुत कम देखने में मिलता है। राजेश्वर त्रिपाठी जी का भारतेंदु नाट्य अकादमी रंगमंडल में चयन हुआ 1993 में। प्रशिक्षण की अगर प्रक्रिया देखें तो 1972 में कारंथ जी ने जो वर्कशॉप कहते हैं जिसकी सभी बात कर रहे हैं वो शुरू हुआ। देवेंद्रराज अंकुर जी ने कहानियों का रंगमंच शिविर 1977 में किया था, और 2000 में जैसा मैंने बताया जो अभी नागरिका कार्यशाला चलती है वो 2000 में रतिशंकर त्रिपाठी जी ने की। 2001 से भारतेंदु नाट्य अकादमी आई, चित्रा मोहन जी आई, और उसके बाद उसमें और जुड़ते चले गए लोग। फिर NSD आया और बड़े बड़े निर्देशक आए और वो कार्यशाला अभी तक चल रही है। तो इन सभी लोगों को जिन्होंने ये प्रशिक्षण के बीच में जो हम बात कर पाए वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम क्यू पर आते हैं। बड़ा क्यू से क्या आएगा, मैं कल तक सोच रहा था कि क्यू से क्या हो सकता है। तो क्यू से कुछ किस्से बनारस रंगमंच के 90 से 2000 दशक के नहीं है, फिर से मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कल नारायण द्रविड़ जी ने कहा कि ये किस्से लोगों को पता चलने चाहिए। डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी का नाटक था बसंत कानेटकर का वेडिया से घर उन्हात का हिंदी रूपांतर, तपती धूप शीतल छाया। 2 दिन 2 मंचन थे। दादाजी की भूमिका में श्रीराम नागर और दामू की भूमिका में मेरे पिताजी रमेश कृष्ण नागर। ये चित्र आप देख सकते हैं। पहले दिन ठीक ठाक नाटक हुआ, लेकिन श्रीराम नागर जी लच्छू भैया की आवाज़ में कुछ दिक्कत आई। दूसरे दिन नाटक
शुरू हुआ था, थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ मंच पर चली गई। लगभग लगभग यही दृश्य है जिसकी मैंने यहाँ फ़ोटो दिखाई है। उनकी आवाज़ चली गई, आवाज़ निकलना बंद हो गया, आ किया तो आवाज़ बंद। अभी डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी निर्देशक थे, वो विंग्स में खड़े थे, उन्होंने वहीं से वो डायलॉग बोलना शुरू किया। श्रीराम नागर जी को समझ में आएगा कि मुझे मुंह चलाना है, लिपसिंग करना है। उसके बाद पूरे 2.5 घंटे तक पीछे से भानुशंकर मेहता जी संवाद बोल रहे थे और श्रीराम नागर जी लिपसिंग कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये हो रहा है, लेकिन लोगों ने उसको उस भावना से लिया और ये 2.5 घंटे तक मेहता जी का सोचिए, थ्रो आवाज़ का एक, दूसरा जिस मंच के जिस भाग में श्रीराम नागर जी हैं उस भाग से रहना और दूसरे भाग में जा दौड़ के पीछे से उधर जाना और फिर से वो संवाद बोलना। 2.5 घंटे तक ये अद्भुत प्रयोग हुआ और इसकी बात लोगों को समझ में, एक चतुर नार जो गाना है ना वो मंच पे साकार हो गया था। बहुत से लोगों को नहीं पता चला कि ये पीछे से संवाद बोला है। जो भानुशंकर मेहता जी की आवाज़ पहचानते थे वो उन्होंने ज़रूर पकड़ लिया होगा। अभी उसके अलावा नारायण द्रविड़ जी ने कल बताया था कैसे 1968 में शारदा कला परिषद के एक नाटक में ढाई आखर प्रेम का जो मेरे पिताजी के निर्देशन में हुआ था, शिवाजी अरोड़ा बहुत ही बेहतरीन अभिनेता, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र, अनूप अरोड़ा जी के मामा जी, वो 2.5 घंटे तक या 3 घंटे का नाटक था, मंच पर मूर्ति बन के खड़े थे। एक ड्राइंग रूम का सीन था, ड्राइंग रूम में एक मूर्ति ऐसे बैठी हुई है प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगाकर, और वो 2.5 घंटे तक स्थिर बैठे हुए थे, आँख पलक भी नहीं झपकाना, और वो ऐसे ही बैठे। लोगों को लगा ये मूर्ति लगी है, सेट डिज़ाइन का पार्ट है। 2.5 घंटे तक सेट डिज़ाइन में वो स्थिर बैठे हुए थे। और नाटक जब खत्म हो गया, लोग उठने लगे तो वो मूर्ति अचानक खड़ी हुई और उसने नाटक का भरत वाक्य बोला। लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, कोई अभिनेता मतलब इस तरह से ये कैसे बन सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं बनारस रंगमंच पर हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इन घटनाओं के बारे में बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। अब आर से हम रीजनल लैंग्वेजेस में, रीजनल रंगमंच पे आते हैं, और जयदेव दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई। तो यहाँ हम अगर बंग भाषियों द्वारा किए गए रंगकर्म की चर्चा करें तो 80 के आरंभ के पूर्व में वर्षों की भांति सभी संस्थाएं सक्रिय थी। ललित चक्र, अभियान, शौकीनी, रविंद्र संसद, भूमिका, जागृति, इसके अलावा वंगीय समाज, जिम स्पोर्टिंग क्लब, वाराणसी दुर्गोत्सव समिति जैसी संस्थाएं सक्रिय थी। इस समय होने वाले नाटकों में ललित चक्र द्वारा प्रस्तुत तेंतुल गाछ नाटक दर्शकों में काफ़ी पसंद किया गया। पार्थो बनर्जी ने एक नाटक किया ज्योति यार एक बार, इसमें उन्होंने केंद्रीय चरित्र किया, वो भी लोगों को पसंद आया। शुभमय चक्रवर्ती, अजय दास, त्रिषित चैटर्जी, पार्थो बनर्जी, दीपक गुंज जैसे कलाकारों ने मिलकर दुई पुरुष नाटक का मंचन किया, और ये एक संस्था ने नहीं किया था, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर किया था। उसके बाद ब्रेक्स्ट का कालजयी नाटक, कॉकेशियन चौक सर्किल का बांग्ला रूपांतरण किया गया मुक्ताकाशी शैली में, जहां मंच के तीनों दर्शक थे। पार्थो बनर्जी का निर्देशन, सीएम एंग्लो बंगाली के कॉलेज में ये मंचन हुआ था। पार्थो बनर्जी, सुरजीत चैटर्जी, जयदेव दास, जयंती कुंडू, वरुण, पृथु, सुशांत, सत्यजीत, ये सब इन भूमिकाओं में थे। और बताया जाता है सुरजीत दादा ने एक दृश्य में कुत्ते का ऐसा अनुकरण किया भूमिका के दौरान कि लोग आज भी याद करते हैं। अब मराठी नाटकों की बात करें, विद्यार्थी शारदोत्सव समिति पूरे दशक में मराठी नाटक कर रही थी। दिलीप सिंह जी के निर्देशन और संचालन में करायला गेलो एक, तुझे आहे तुझपाशी, येथे सत्कार केले जातात आणि त्याचे लगन झाले, काका मला वाचवा, मुलींची शाला, पै पै आणि पै, घारीन नोटांगण ये नाटक हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र समाज ने मुंबई से मराठी नाटकों का आयोजन किया। अभय गोडसे जी की कोशिश से डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, कुसुम मनोहर लिले, 4 दिवस प्रेमाचे जैसे मराठी कॉमर्शियल नाटक बनारस के रंगमंच पे हुए। और अब हम बात करने जा रहे हैं सूत्रधारों की। एस से सूत्रधार यानी अभिनेता उस दशक के। पंडित भोलेन शर्मा ने मंत्रिमंडल और नटी विनोदिनी में अभिनय किया। रमेश कृष्णागर ने सूर्य के वारिस और गुंडा में। इसके अलावा जो कलाकार लगातार प्रस्तुतियों में बने रहे, कमलाकांत मिश्र जी, विजय बहल जी, अनूप अरोड़ा जी, चितरंजन गिरी, जसवीर राडे, राजेश्वर त्रिपाठी, अनूप अग्रवाल, दिनेश श्रीवास्तव, प्रेम कुमार प्रेम, नारायण द्रविड़, अशोक चक्रवाल, अरुण कुमार, राघवेंद्र कौशिक, विजय चतुर्वेदी, गोपाल गुर्जर, यासीन खान, परितोष भट्टाचार्य, सुरजीत चैटर्जी, इरशाद आलम, विजय चतुर्वेदी, संतोष कुमार, लक्ष्मण तैलंग, अशोक सेठ, पार्थो चक्रवर्ती। बहुत से नाम छूट सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ये अभिनेताओं ने यहाँ पर जो काम किया उनके नाम थे। अब हम टी पर आते हैं, और टी
टी मेरे लिए बड़ा ही शानदार बात मैं करने की कोशिश करूँगा। तापस सेन। तापस सेन बांग्ला रंगमंच के या पूरे देश के सबसे बड़े लाइट डिज़ाइनर थे। 1962 में डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी के निर्देशन में शेरनी बिजानन नाटक की लाइट करने वो बनारस आए थे। उसके कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, यहाँ नहीं है। अद्भुत लाइट, मतलब लाइट से कुछ भी कर देना। उत्पल दत्ता साहब ने एक नाटक लिखा था अंगार, वो कोयले की खदान है, उसमें पानी भर रहा है। जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी उन्हें याद होगा, कोयले की खदान में पानी भर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, पूरे 3 घंटे में लोग डूब रहे हैं, और वो लाइट से किया था तापस सेन ने। हॉल में बैठे दर्शकों को लगा उनका दम घुट जाएगा, क्योंकि पानी लाइट से धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो नाक गले तक पहुंच चुका है, मजदूर डूब रहे हैं। इस प्रकार के अद्भुत लाइट के कलाकार। अब उनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, 1998 में कोलकाता पपेट थिएटर ने एक प्रस्तुति की बनारस में नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में, रामायण बैले। बड़े बड़े किंग साइज पपेट्स लेकर आए थे वो, और नागरी में मंचित हुआ। उसका लाइट डिज़ाइन तापस सेन ने किया था, और मुझे वो प्रस्तुति याद है। वो पपेट्स जो रामायण के दौरान राक्षस ऐसे आते थे बाहर और लाइट पड़ती थी तो रोमांच हो जाता था। 3D फिल्में जो आज आप देखते हैं ना, वो मंच पर साकार हो रही थी। इसलिए मैंने टी से तापस सेन के बारे में बात की। 1998 की ये घटना है। अब हम बात करते हैं यू से हम बात करते हैं। कुछ उद्घाटन हुए। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन बनारस में 29 मार्च 1997 में हुआ। रत्नेश वर्मा जी केंद्र प्रभारी थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्य अतिथि बिस्मिल्ला खां साहब, सितारा देवी, गिरिजा देवी जी थे। सलीम राजा जी ने एक बाल नाटक किया उस अवसर पर, और नौटंकी रघुवीर कुशवाहा जी ने की। तो ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अगले दशक में बनारस में रंगमंच में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला था, और उसका उद्घाटन 97 में 97 में हुआ था। दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग का उद्घाटन हुआ, बनारस दूरदर्शन में। ये उसका चित्र है जो आप देख सकते हैं। मेरे लिखे नौटंकी थी रीत बदल दो, वो पहली रिकॉर्डिंग बनारस दूरदर्शन की थी। उसके अलावा संस्थाओं की बात करें, 1993 में प्रेरणा कला मंच का उद्घाटन हुआ, जिसने नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाए। उनको प्रणाम। 1998 में बालमुकुंद त्रिपाठी, अखिलेश मौर्य और सुजीत गोस्वामी ने मिलकर सत्यम शिवम सुंदरम आर्ट्स बनाया और नीलू दादा के साथ पहला नाटक किया। तो ये उद्घाटन जो 1998 से इसके दशक में हुए थे। हम वो बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, वी पर आ गए हैं। मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा देर होगी, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट हुआ है। तो वी बड़ा रोचक है। वी मेरे लिए है वरुण ग्रोवर। अब आप कहेंगे वरुण ग्रोवर कौन? जिनको पता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे गाने लिखे, मसान जैसी फिल्म लिखी, ये मोह मोह के धागे जैसे गाने लिखे, और नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, वो भी उनकी लिखी हुई बहुत। तो उनका बनारस से क्या लेना देना? वरुण ग्रोवर क्यों? मैं इस माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, हम कई बार शहर के रंगकर्म को ही बनारस का रंगकर्म मान लेते हैं, जबकि BHU में बहुत ही अद्भुत, अनूप अरोड़ा जी ने बहुत ही सही बात कही थी कि हमें और ज़्यादा मिलना होगा BHU से, लोगों से बात करनी होगी। 1999 में वरुण ग्रोवर BHU में पढ़ रहे थे, IT में, और उन्होंने वहाँ एक नाट्य संस्था बनाई, और एक से बढ़कर एक अद्भुत नाटक अगले 10 सालों तक उस संस्था के माध्यम से G11 IT BHU का अपना ऑडिटोरियम है, उसमें हुआ। इतना प्रतिभाशाली कलाकार खुद लिख रहे थे नाटक। उनका एक पूरा ब्लॉग है इस पर, बनारस में जो उन्होंने रंगमंच किया। जो पढ़ना चाहते हैं वो जाकर पढ़ें। हाँ, सीक्रेट गेम्स या सौमित्र। तो वो रंग आंदोलन उन्होंने IT विभाग में शुरू किया। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हो रही थी, मेरी पहली मुलाकात उनसे वहीं हुई थी। मुझे वहाँ पर, मैं बनारस में थोड़ा मोड़ा कलाकार था, तो मुझे बुलाया गया। नारायण द्रविड़ जी के साथ मैं गया कि एक नाटक का रिहर्सल देखकर मुझे इनपुट्स देने, आप एक्सपर्ट की तरह आओ। तो मैं गया और मैंने नाटक देखा, रिहर्सल। नाटक 10 दिन बाद था। हमें एक्सपर्ट बुलाया गया था, भाई शहर से आए हैं, बड़े तोप कलाकार है। मैं वैसे ही गया कि आज तो मैं मतलब समीक्षा आलोचना कर दूंगा। तो अब जब वहाँ पहुँचा और नाटक देखा तो मेरे होश उड़ गए। नाटक था घाट की तुलसी, जो वहाँ के ही लोगों ने लिखा था, IT BHU के। उसमें एक दृश्य था जिसमें एक लड़की को एक कोने से मंच के घसीट के दूसरे कोने पे लाया जा रहा है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनारस रंगमंच पे अगर ये दृश्य हो रहा होगा ना, तो कलाकार बोलेंगे ठीक है, शो में कर लेंगे, अधिक से अधिक ग्रैंड रिहर्सल में खींच देंगे। 10 दिन पहले उस लड़की को एक कोने से घसीट के दूसरे कोने में लाया गया।
बाकायदा एक बल्ब लगा रखा था जो फेड आउट फेड इन की प्रैक्टिस कर रही थी। हमारे यहाँ 2 घंटा पहले तक नहीं पता होता था लोगों को कि फेड आउट कब होगा, फेड इन कब होगा। अंदाजे से काम हो रहा था। तीसरा उसमें एक दृश्य था जिसमें वो एक लोहे के उसमें ट्रे में आग जलाकर एक लड़की बीच में डांस करती है। अनीता रेड्डी नाम की लड़की थी, कमाल का डांस कर रही थी, और वो उसमें बाकायदा उन्होंने रिहर्सल में आग ली। मैंने कहा यार बनारस में अगर हम ये नाटक करो तो हम इतना नहीं, इतना गंभीरता से नहीं करते, हम रंगकर्मी बनते हैं। तो वो पूरा उन्होंने पुराने कपड़े टी शर्ट्स लाकर वो जलाते थे, मिट्टी का तेल डाल के आग लगाते थे और उसके बीच में वो डांस करती थी। नाटक ख़त्म होते होते मेरा दिमाग घूम गया। ख़त्म होने के बाद वो लोग बैठे सामने कि हाँ सर बताइए कैसा लगा, क्या कमी थी। अब भाई साहब सर गए थे बड़े एक्सपर्ट बन के कुछ तो बताना था। मैंने बहुत उल जुलूल बातें बताई कि देखो तुम गए थे लेफ्ट से राइट से आए, तुम्हारे हाथ में ये था, जाते समय लौटे तो नहीं था, इस तरह की फालतू बातें की। लेकिन बाद में आकर समझ में आया कि ये अलग तरीके का रंगमंच कर रहे हैं। और उसके बाद घाट की तुलसी, वेलकम जिंदगी, खामोश अदालत जारी है, सरसर सरला एवं इंद्रजीत, ये सारे नाटक इस संस्थान के। वरुण ग्रोवर का आप ब्लॉग पढ़ें, बीएचयू को एक्सप्लोर करें। बीएचयू में बाहर से छात्र आते हैं ना, वो नई रंग दृष्टि लेकर आते हैं। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद अच्छा काम कर पाएंगे। ये पूरी बात बताने का तरीका है। आज भी वरुण से हमने इस बारे में बात की और वो बहुत उत्साहित था उन दिनों को लेकर। अब हम डब्ल्यू की ओर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। तो डब्ल्यू है राइटर्स, लेखक। तो दिनेश भारती जी की बात मैंने की, अद्भुत लेखक। बनारस के रंगकर्मियों को जितना आर्थिक लाभ दिनेश भारती जी की स्क्रिप्ट से हुआ है ना, उतना जो कॉमर्शियल या प्रोफेशनल थिएटर की बात करते हैं, दिनेश भारती जी ने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए। 1927 दशक में उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ, 1997 में उनका निधन हुआ था। तो उनको बहुत बहुत प्रणाम। उनके लिखे नाटक आज भी हो रहे हैं। एवरग्रीन कॉमेडी की फैक्ट्री थी, मतलब वो गोपाल गुर्जर जी और राम पतराज राय जी के साथ बैठते थे और एक नाटक लिख कर आ जाते थे, दोनों कलाकारों का रोल लेकर। तो उसके अलावा मैं लेखक में उनकी बात करना चाहूँगा जिन्होंने बनारस रंगमंच पर लिखा है। जब मैं खोजने गया कि 1990-2000 में क्या लिखा गया है, तो बहुत इधर उधर बिखरा हुआ है। हम खोज खोज कर ऐसे लोग को पढ़ें जिन्होंने बनारस रंगमंच के बारे में लिखा है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, कुछ छूट जाएंगे वो माफ़ करेंगे। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी, कुंवर जी अग्रवाल, भानुशंकर मेहता जी, धर्मशील चतुर्वेदी जी, रमेश कृष्ण नागर, कृष्ण मोहन शर्मा, के इंद्रजीत, राधे श्याम, नटरंग। अगर आप 70 के दशक की नेमीचंद जैन की पत्रिका निकालेंगे ना, तो राधे श्याम के कई आलेख उसमें हैं। सलीम राजा, कुमार विजय, सुरोजित चैटर्जी, अजय राय, आलोक पराड़कर, अरविंद मिश्रा, इसके अलावा नावी सप्रे, और अभी फ़िलहाल मालविका तिवारी और प्रतिमा सिन्हा भी कई जगह पर रंगमंच के बारे में लिख रहे हैं। इन्हें खोज खोज कर पढ़ना और इसे एकत्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रंगमंच पर लिखने वाले लोगों के लिए ये बहुत आवश्यकता है कि वो लिखें, उनको हम पढ़ें, खोजें, एक्सप्लोर करें। और अब एक्स से क्या लिख सकते हैं, बहुत बहुत सोचा। तो मैंने सोचा कि चलो ये हम आज के दौर के रंगमंच की बात करते हैं। एक्स से है ज़ीरो फाइट। ज़ीरो फाइट का मतलब क्या है? एक पौधा है, सूखी भूमि का पौधा, ऐसा पौधा जो सूखी भूमि पर उग जाता है, बंजर ज़मीन पर उग जाता है। और रंगकर्म ऐसा ही पौधा है। आज के दौर में अगर हम 80 की बात करें, दूरदर्शन से लड़ाई थी। 90 के दौर में की बात करें तो केबल टीवी से लड़ाई थी। अभी हमारी लड़ाई बहुत अलग अलग मोर्चों पर है। OTT प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम। रंगमंच के साथ लड़ाई है और उसको समझना पड़ेगा हमें कि हम उस लड़ाई को कैसे लड़ें। लेकिन सूखी भूमि पर जब फूल उग सकता है तो दर्शक का रोना हम बंद कर सकते हैं। मुंबई रंगमंच से मैंने सीखा है, दर्शकों का रोना नहीं रोना। लोग खरीद कर आएंगे, नाटक देखेंगे, आपको अच्छा नाटक। ये कॉमर्शियल और शौकिया रंगमंच नहीं होता। अच्छा रंगमंच और बुरा रंगमंच होता है। अच्छा नाटक और बुरा नाटक होता है। हमें अच्छे नाटक करने होंगे। सो सूखी भूमि का पौधा। हमारी लड़ाई आज मोबाइल फ़ोन से है, हमारी लड़ाई OTT से है, हमारी लड़ाई न्यूज़ चैनल से है। वो भी आजकल एंटरटेनमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी लड़ाई के बीच में हमें आगे बढ़ते रहना है। और इस रंगमंच को अभी रोना कि ये नहीं है और वो नहीं है, ये बंद करके सिर्फ और सिर्फ कितने तरह के नाटक हो सकते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब वाई और उसके बाद जेड पर हम ख़त्म कर देंगे बात।
जी, डॉक्टर इरावती जी ने भी बनारस रंगमंच पर काफ़ी कुछ लिखा है। धन्यवाद पद्मिनी जी। सो वाई यानी यादगार। यादगार, ये एक बड़ी यादगार फ़ोटो है। इसमें आप पीजी दादा को देख सकते हैं, विश्वनाथ बोस दादा को देख सकते हैं, राम पदार्थ राय जी, गोपाल गुर्जर जी मेरे पिताजी हैं, रामचंद्र विश्वकर्मा जी हैं, लल्लू भैया हैं। एक यादगार फ़ोटो मेरे पास थी 90 के दशक की, वो मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा 1994 में यूरोप और एशिया के रंगमंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बनारस में हुई थी। और 1997 में एक चीज़ और यादगार हुई थी मेरे लिए। कारंत जी 1997 में आखिरी बार बनारस आए थे। नागरी के मंच पर एक छोटी सी गोष्ठी हुई थी, मैं उसमें था। बनारस से बहुत प्रेम करते थे। अंकुर जी ने उस गोष्ठी में एक बड़ी मज़ेदार, उस गोष्ठी के बाद हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने मज़ेदार किस्सा बताया था। मैं वो यादगार किस्सा बताऊंगा। कारण जी यहाँ पढ़ते भी थे, 72 में वर्कशॉप में भी आए, 81 में बीएचयू में नाट्यशास्त्र की एक संगोष्ठी में वो आए। और उन्होंने अंकुर जी से कहा कि यार मैं 60s में जब यहाँ था तो एक नाविक था, एक जिसकी नाव पे मैं घूमता था, उसका नाम था कल्लू। और वो घाट दर घाट कई दिन हो गए उससे घूमता था, चलो उसको खोजते हैं। उन्होंने एक नाव किराए पर ली और हरिश्चंद्र घाट से 80 की ओर चले। जैसे ही नौका अगले घाट पर पहुंची, कारण जी बीच में से जोर से चला, काहो कल्लू जी, जैसे आवाज़ देते हैं। कोई उत्तर नहीं आया। वो अगले घाट की ओर गए, फिर से आवाज़ लगाई, कल्लू जी। हर घाट पर कल्लू जी आवाज़ लगाते गए। और एक किसी घाट के पास उन्होंने तार सप्तक में आवाज़ लगाई, काहो कल्लू जी। इतने में घाट के आसपास पानी में से एक सिर बाहर आया और उसने कहा, हाँ गुरु। तो कल्लू जी मिल गए और नाव तुरंत घाट की सीढ़ी पर गई। कल्लू जी और कारण जी एक दूसरे से गले लगे और भरत मिलाप टाइप का दृश्य हुआ, ऐसा अंकुर जी ने बताया। और उसके बाद वो उनके साथ मिलकर फिर से बनारस घूमे। तो एक यादगार किस्सा जो मुझे लगा कि यहाँ पर हम 90 के दशक का बता सकते हैं। 97 में ये बात हमें पता लगी थी। तो बस अब जेड ज़्यादा कुछ होता नहीं, तो हम वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं आते हैं। जेड हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और जूम आउट करके हम बनारस रंगमंच की आज की परिस्थिति पर बात करेंगे। जो पूरी चर्चा हुई, मुझे नहीं पता मैंने कोई काम की बात बोली या नहीं बोली, और मुझे नहीं पता कि इससे किसी को कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन जिन जिन अग्रजों का मैंने नाम लिया उनके सहयोग से मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। अब ये सही था या गलत मुझे नहीं पता, मैं इसके बाद आपसे बात भी करूंगा। लेकिन बनारस के रंगमंच की हालात बाकी हिंदी क्षेत्रों के रंगमंच से मिलते हुए भी थोड़ा अलग है। तो कारण है बनारस पर बनारस होने का बोझ। बनारस अपने आप में खुद के लिए एक संतरास है। हर चीज़ की, हर बात के आगे बनारसी लग गया ना, तो मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उस चीज़ या उस बात पर पूरी दुनिया की नज़र गड़ जाती है। और जब बात सांस्कृतिक परिदृश्य की हो तो सांस्कृतिक राजधानी होने के कारण बनारसी होना और बनारसी होने को निभाना दोनों बहुत मुश्किल है। बाकी जगह थोड़ा बहुत ऊँच नीच का नाटक होगा तो लोग कहेंगे कि ठीक है, जस्टिफाई करते हैं, लेकिन रंगमंच क्योंकि बनारस का है तो उसे भी एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। और ज़रा सा भी कुछ ऊँच नीच होती, लोग कहते हैं कि बनारस में इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है जो हम सुनते हैं। और बनारस से उम्मीद रखना लाजमी है क्योंकि हिंदी का पहला नाटक यहाँ हुआ। भारतेंदु ने नाटक रंगमंच के बीज बोए, आगा हर्ष कश्मीरी ने पारसी रंगमंच और प्रसाद ने हिंदी रंगमंच पर अपना परचम लहराकर उसे फलदार वृक्ष बना दिया। तो चुनौती तो है। हिंदी रंगमंच हमेशा से चुनौतियों के महासागर में डूबा हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, 2009 की बात है, अभी भी वो स्थिति बदली नहीं। भारंगम में आवेदन जो आए हिंदी नाटक करने के लिए, 75 आवेदन आए थे हिंदी नाटकों के और 74 बांग्ला नाटकों के। हिंदी नाटक पूरे देश में होता है, बांग्ला नाटक सिर्फ कोलकाता में होता है। तो बांग्ला और मराठी रंगमंच मैं यहाँ मुंबई में देख रहा हूँ, वहाँ पहुँचना ज़रूरी नहीं है। हिंदी रंगमंच को अपनी नई भाषा, अपनी नई जगह खोजनी होगी और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है। अच्छा काम हुआ है, हो रहा है। तो रंगमंच तो रहा है, उसे रहना होगा। हमारा रंगमंच ही महासागर में डूबा हुआ है, तो बनारस का रंगमंच कोई अलग नहीं है। हमारी अपनी गंगा है, हम उसको तैर कर पार करेंगे और बनारसियों से अच्छा गंगा पार कोई और कर नहीं सकता। रंगमंच हमेशा रहेगा, रहना चाहिए। भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा अगर वो अतीत से सीखे और वर्तमान में खुद को इवैल्यूएट करता रहे। नटराज की नगरी कभी नाटक विहीन नहीं होगी। इस कामना के साथ आप सबको धन्यवाद।